तो भाइयों, इस वीडियो में आपको इस मनहवा के पार्ट 1 और 2 दोनों पार्ट्स एक साथ देखने को मिलेंगे। अगर आपने इसका पहला पार्ट पहले ही देख रखा है तो आपके लिए पार्ट 2 का टाइम स्टैम्प वीडियो और पिन कमेंट में मिल जाएगा, ताकि आप सीधे वहीं से कहानी को आगे कंटिन्यू कर सको। लेकिन अगर आप इस मनहवा को पहली बार देख रहे हो तो भाइयों, वीडियो को शुरुआत से ही देखना, क्योंकि आपको मनहवा की स्टोरी देख के अलग ही लेवल का मजा आएगा। क्योंकि इसमें हमारे एल्विश भाई हैं जो कि पूरे मनहवा में सिस्टम हैंग कर देते हैं। एल्विश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? कहानी की शुरुआत एक ऐसे क्लासरूम से होती है जहां आज का माहौल बाकी दिनों से बिल्कुल अलग है। सामने बैठा एल्विश हमेशा की तरह शोर शराबा नहीं कर रहा, बल्कि चुपचाप अपनी सीट पर बैठा हुआ है। और यही बात उसके क्लासमेट्स के लिए सबसे ज्यादा डरावनी बन चुकी है, क्योंकि जिस लड़के को कुछ देर भी शांत रहना पसंद नहीं था, वो आज इतना शांत कैसे बैठ सकता है। धीरे धीरे पूरी क्लास में फुसफुसाहट शुरू हो जाती है। कोई कहता है, ए आज हमारे एल्विश को क्या हो गया। दूसरा अंदाजा लगाता है कि शायद उसकी तबीयत खराब है। वहीं कुछ लड़के उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि बेवकूफ लड़कों को वैसे भी सर्दी जुकाम नहीं होता। मतलब बेचारे एल्विश की हालत खराब करने में पूरी क्लास लगी हुई थी। लेकिन असली परेशानी ये थी कि एल्विश उनकी किसी बात पर ध्यान ही नहीं दे रहा था। आखिरकार एक लड़के का धैर्य जवाब दे जाता है। वो एल्विश के पास जाकर कहता है, भाई बस माहौल खराब मत कर और बता आखिर मामला क्या है। वो उसे याद दिलाता है कि पहले जब एल्विश बोर होता था तो कोई न कोई पागलपन जरूर करता था। कभी अजीब गेम खेलता, कभी ब्रॉडकास्टिंग रूम में जाकर पूरे स्कूल को अपना गाना सुनाता। लेकिन आज तो जैसे उस लड़के की आत्मा ही बदल गई थी। उसका दोस्त लगभग चिल्लाते हुए पूछता है, आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि तू इतना शांत हो गया। तभी एक दूसरा लड़का सच में डर कर रोने लगता है। वो हाथ जोड़कर कहता है, भाई कुछ भी कर ले, बस एक बार मुझे डांट दे। तेरी ये खामोशी इससे भी ज्यादा डरावनी है। तभी हुडी पहना हुआ एक लड़का अपनी तरफ से तरह तरह की बातें सोचने लगता है। उसे शक होता है कि कहीं एल्विश ने चुपके से कोई सर्जरी तो नहीं करवा ली, या फिर कोई गलत चीज खा तो नहीं ली। फिर अचानक उसके दिमाग में एक और भी अजीब ख्याल आता है। वो एल्विश की तरफ उंगली करके पूछता है, कहीं तूने अपना वीडियो चैनल तो शुरू नहीं कर दिया और अब बदनाम होने से बचने के लिए अपनी छवि साफ कर रहा है। बस यही वो पल था जब एल्विश का सब्र टूट जाता है। वो बिना कुछ बोले उठता है और सीधा उस लड़के के मुंह पर एक जोरदार मुक्का जड़ देता है। मुक्का इतना तेज होता है कि लड़का सीधा जमीन पर जा गिरता है और अगले ही पल एल्विश के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ जाती है। उसकी वही पुरानी खतरनाक मुस्कान। ये देखते ही पूरी क्लास जैसे राहत की सांस लेती है। कुछ लड़के मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, चलो भाई हमारा एल्विश वापस आ गया। कोई कहता है कि अब इंटरनेट पर अपनी छवि साफ करने का बहुत देर हो चुका है। बाकी छात्र भी ध्यान से एल्विश को देखने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब जरूर कोई नया तमाशा होने वाला है। एल्विश धीरे धीरे अपनी सीट से उठता है और क्लास में नजर दौड़ाता हुआ आगे बढ़ने लगता है। सबकी निगाहें उसके पीछे चल रही होती हैं। आखिर वो एक लड़की के सामने जाकर रुकता है जो चुपचाप अपनी किताब पढ़ रही थी। एल्विश उसे देखकर कहता है, मॉडल स्टूडेंट। इतना सुनते ही लड़की के चेहरे का रंग उड़ जाता है। पूरी क्लास के मन में एक ही सवाल आता है, अब ये किस बेचारी को निशाना बनाने वाला है। लड़की डरते हुए उसकी तरफ देखती है, लेकिन एल्विश का अगला सवाल सुनकर पूरा क्लासरूम जैसे जम जाता है। वो बिल्कुल गंभीर होकर पूछता है, पढ़ाई कैसे की जाती है। कुछ सेकंड तक किसी के मुंह से आवाज तक नहीं निकलती। जिस लड़के ने आज तक किताबों को शायद दुश्मन समझा था, वही अब पढ़ाई करने का तरीका पूछ रहा था। बाहर दरवाजे के पास खड़े छात्र भी मुंह खोले ये नजारा देख रहे थे। पूरे स्कूल में जैसे इस खबर की चीख फैल गई। एल्विश पढ़ना चाहता है, और ये बात सुनकर छात्रों को ऐसा लगा जैसे स्कूल में कोई भूकंप आ गया हो। कुछ लड़के तो एल्विश को स्ट्रेचर पर लिटाकर क्लिनिक की तरफ दौड़ने लगते हैं। उसका दोस्त दरवाजा खोलते ही चिल्लाता है, नर्स जल्दी आइए, इमरजेंसी है, एल्विश बहुत बीमार है। नर्स बिस्तर पर पड़े एल्विश को देखती है और हैरान होकर कहती है, लेकिन ये तो बिल्कुल ठीक लग रहा है। दोस्त घबराकर जवाब देता है, बीमारी बहुत गंभीर है, इसे पढ़ाई करने में दिलचस्पी होने लगी है। ये सुनते ही नर्स का चेहरा भी बदल जाता है। वो तुरंत आदेश देती है, इसे लिटाओ, जल्दी इमरजेंसी वालों को बुलाओ, डिफिब्रिलेटर लाओ, ऑपरेशन की तैयारी करो। एक दोस्त तो सच में चाकू जैसा औजार उठाकर पूछ बैठता है, क्या सीधा सिर खोलकर देख लें कि अंदर क्या खराब हुआ है। एल्विश उसकी तरफ देखता है और एक मुक्का उसके मुंह पर मार देता है। दोस्त तुरंत शांत होकर जमीन पर बैठ जाता है। आखिरकार इस अफरा तफरी के बाद सब वापस क्लास में लौटते हैं।
एल्विश परेशान होकर कहता है कि उसने आखिरकार पढ़ाई करने का फैसला किया था, लेकिन सबने मिलकर इतना बड़ा तमाशा कर दिया कि उसकी पढ़ाई करने की इच्छा ही खराब हो गई। वो मन ही मन सोचता है, क्या पढ़ाई करना सच में इतना बड़ा मामला है? उसका दोस्त तुरंत बोल पड़ता है, हाँ बिल्कुल। एल्विश हैरान होकर सोचता है, इन्होंने मेरे मन की बात कैसे समझ ली? तभी ध्रुव अपनी थोड़ी अकड़ दिखाते हुए कहता है कि वो एल्विश के हाव भाव इतने सालों से देख रहा है कि उसके मन की बात समझना कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन एल्विश अब एक अलग ही बात सोच रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बाकी लोगों के लिए पढ़ाई इतनी सामान्य चीज है और उसके लिए इतनी अजीब क्यों। ध्रुव उसे समझाता है कि वजह बहुत सीधी है, क्योंकि एल्विश वही काम करने की कोशिश कर रहा है जो उसने कभी किया ही नहीं। ये सुनकर एल्विश कुछ देर सोचता है, फिर उसके दिमाग में अपना पुराना जीवन घूमने लगता है। वो खुद को लड़ाइयों के बीच देखता है, चेहरे पर खून, आंखों में जोश और सामने कई लड़के, क्योंकि सच यही था कि एल्विश की रोजमर्रा की जिंदगी पढ़ाई से नहीं बल्कि लड़ाई से भरी हुई थी। लड़ना ही उसकी सबसे बड़ी खूबी थी। इसी वजह से वो सोचता है कि अगर वो लड़ाई में इतना अच्छा है तो शायद कॉलेज में भी इसी हुनर के सहारे दाखिला ले सकता है। लेकिन उसका दोस्त साफ कह देता है कि ऐसा कोई तरीका नहीं है। ध्रुव अब हैरान होकर पूछता है कि आखिर अचानक कॉलेज जाने की इतनी इच्छा क्यों पैदा हो गई। एल्विश कुछ पल चुप रहता है, वो जैसे अपने असली कारण को छिपाना चाहता हो। लेकिन तभी उसके दिमाग में एक लड़की की तस्वीर आती है, एक खूबसूरत लड़की जो कभी उसके सामने से गुजरी थी। और यहीं से कहानी हमें कुछ समय पीछे ले जाती है। उस समय एल्विश को शायद खुद भी नहीं पता था कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला इतनी साधारण सी मुलाकात से जुड़ा होगा। उसने उस लड़की को देखा था और बस उसे लगा कि शायद यही वो लड़की है। उसने लड़की को आवाज दी और बिना ज्यादा सोचे उसके सामने अपने दिल की बात रख दी। उसने कहा कि अगर वो उसकी जिंदगी का हिस्सा बनेगी तो वो कभी किसी को उसे परेशान नहीं करने देगा। लड़की के लिए ये सब सुनना किसी मजाक से कम नहीं था। वो सोचने लगी कि क्या सच में उसे एक साधारण हाई स्कूल के लड़के से प्यार का इजहार मिल रहा है। वो एल्विश को चिढ़ाते हुए कहती है कि वो उसके लिए बहुत ज्यादा झंझट वाला है। अभी तो वो शराब तक नहीं पी सकता और एक हाई स्कूल के लड़के के साथ घूमना भी अजीब लगेगा। एल्विश की उम्मीद लगभग टूटने लगती है, लेकिन लड़की उसे सीधे मना करने के बजाय एक शर्त रख देती है। वो कहती है, अगर तुम उसी कॉलेज में दाखिला ले लो जहां मैं पढ़ती हूँ तो मैं तुम्हारे बारे में सोचूंगी। बस इतना सुनना था कि एल्विश के दिमाग में एक ही बात बैठ गई, उसे उस कॉलेज में जाना ही है। वापस वर्तमान में एल्विश अपनी मुट्ठी भींचते हुए घोषणा करता है कि वो अपना वादा जरूर पूरा करेगा। ध्रुव उसके चेहरे को देखकर थोड़ा डर जाता है। वहीं शीला भी सोचती है कि क्या सच में ये सब उस लड़की की वजह से हो रहा है। एल्विश के इतने करीब खड़े होने से वो खुद भी डर रही थी, लेकिन फिर भी वो उसकी मदद करने का फैसला करती है। वो कहती है कि अगर एल्विश सच में कॉलेज जाना चाहता है तो वो उसे पढ़ाई में मदद कर सकती है। एल्विश का चेहरा तुरंत चमक उठता है। उसे लगता है कि अब तो कॉलेज जाना आसान हो गया। लेकिन तभी लड़की एक जरूरी बात बताती है, वो खुद अपने स्कूल की सबसे अच्छी छात्रा जरूर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो हर विषय में बहुत अच्छी है। अपने स्कूल के बाकी छात्रों से बेहतर होना और हर विषय पढ़ाने लायक होना दोनों अलग बातें हैं। वो बताती है कि 2 विषयों को छोड़कर बाकी में उसके अभ्यास, परीक्षा के अंक भी ज्यादा अच्छे नहीं हैं। ध्रुव इसे लड़ाई की भाषा में समझाने की कोशिश करता है। वो कहता है, मतलब वो सिर्फ मुक्का मारना जानती है, जमीन पर लड़ना नहीं। एल्विश उसकी बात समझ नहीं पाता और कहता है कि वो बहुत उलझाकर समझा रहा है। फिर तय होता है कि किसी दूसरे शिक्षक की मदद ली जाए, लेकिन शीला बताती है कि उनके स्कूल के शिक्षक खुद किसी काम के नहीं हैं। निजी शिक्षक रखने का विचार भी आता है, मगर उनके स्कूल की इतनी खराब छवि है कि बाहर का कोई भी अच्छा छात्र वहां पढ़ाने आने को तैयार नहीं होगा। एल्विश फिर पूछता है कि क्या आसपास के किसी दूसरे स्कूल में अच्छे छात्र नहीं हैं। शीला बताती है कि हैं, और यहीं से एल्विश की पढ़ाई की असली यात्रा शुरू होती है। वो बताती है कि आसपास के कुछ बेहद खराब माने जाने वाले स्कूलों में भी कुछ ऐसे छात्र हैं जो अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत गंभीर हैं। उसके अलावा एक स्कूल में कोरियन भाषा का सबसे अच्छा छात्र है, दूसरे में अंग्रेजी का और तीसरे में गणित का। एल्विश की आंखों में चमक आ जाती है, अब उसे रास्ता दिखाई दे रहा था। शीला कहती है कि अगर वो सच में कॉलेज की परीक्षा पास करना चाहता है तो उसे इन तीनों होनहार छात्रों को अपना शिक्षक बनाना होगा। एल्विश तुरंत तैयार हो जाता है। वो पूछता है कि क्या ऐसा करने से उसके कॉलेज में दाखिले की संभावना बढ़ जाएगी। शीला मुस्कुराकर कहती है कि हाँ, काफी बढ़ सकती है, बस यही सुनना था। एल्विश की आंखों में ऐसा जोश आता है जैसे वो किसी बड़ी लड़ाई पर जा रहा हो। वो कहता है, तो चलो पहले वाले के पास चलते हैं। ध्रुव मन ही मन सोचता है कि ये आदमी अब पढ़ाकुओं को इकट्ठा करके अपना नया दल बनाने वाला है।
कुछ ही देर बाद दोनों एक बड़े शहर वाले इलाके में पहुंचते हैं। चारों तरफ ऊंची इमारतें हैं और दोनों लड़के इस जगह को देखकर लगभग रास्ता ही भूल जाते हैं। आखिरकार शीला उन्हें एक बड़ी सार्वजनिक लाइब्रेरी के सामने ले आती है। एल्विश पहली बार इतनी बड़ी लाइब्रेरी देखकर हैरान होता है। उसके लिए किताबों से भरी इतनी बड़ी जगह देखना किसी नई दुनिया में आने जैसा था। वहीं ध्रुव पढ़ाई की हवा लगते ही उल्टी आने जैसा चेहरा बनाने लगता है। शीला उन्हें बताती है कि ये इलाका आसपास के 4 सबसे खराब स्कूलों के लिए जाना जाता है। लोग मानते हैं कि यहाँ पढ़ने वाले छात्रों को पढ़ाई से कोई मतलब नहीं, लेकिन हर जगह कुछ ऐसे लोग होते हैं जो भीड़ से अलग होते हैं। इन्हीं स्कूलों में कुछ छात्र ऐसे हैं जिन्होंने खुद को पढ़ाई में सबसे ऊपर रखा है। उनमें से 3 अपने अपने विषय में पूरे इलाके के सबसे अच्छे छात्र हैं। एल्विश तुरंत समझ जाता है कि यही लोग उसके काम आएंगे। अब पहला लक्ष्य लाइब्रेरी के अंदर मौजूद कोरियन भाषा की होनहार छात्रा है। एल्विश वो अंदर जाते ही एक दरवाजे के सामने पहुंचता है जिस पर साफ लिखा है, कृपया अंदर शांति रखें। लेकिन एल्विश को नियम पढ़कर शांत रहना कहाँ आता था। वो दरवाजे को लात मारकर खोल देता है और अंदर घुसते ही जोर से चिल्लाता है, मुझे अभी पढ़ाना शुरू कर। ध्रुव तुरंत उसे चुप कराने लगता है। भाई ये लाइब्रेरी है, यहाँ चिल्लाते नहीं। एल्विश नियमों से परेशान होकर कहता है कि ये जगह ही बेकार है। अंदर का हाल भी कम अजीब नहीं था। कुछ लड़के मोबाइल में खेल रहे थे, कुछ पैर फैलाकर बैठे थे और कुछ छात्र इतनी जोर से बातें कर रहे थे जैसे वो लाइब्रेरी नहीं बल्कि चाय की दुकान हो। लेकिन इन सब के बीच एक लड़की बिल्कुल अलग थी। वो किताबों के बीच सिर झुकाए पूरी एकाग्रता से पढ़ रही थी। शीला उसे देखकर बताती है, वही है जलेबी। एल्विश उसके पास जाता है और बिना घुमाए फिराए कहता है, तुम मेरी पढ़ाई की शिक्षक बनोगी। लड़की एक पल के लिए लिखना रोकती है, धीरे से सिर उठाती है, एल्विश की तरफ देखती है, फिर बिना कुछ बोले दोबारा अपनी किताब में नजरें गड़ा देती है। उसने एल्विश को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। एल्विश को ये बात पसंद नहीं आती। उसे लगता है कि कोई उसे इस तरह कैसे नजरअंदाज कर सकता है। ध्रुव तुरंत उसे रोकता है, शांत रह, लड़ाई मत शुरू करना। तभी एल्विश की नजर लड़की की किताबों पर पड़ती है। उसके सामने एक जैसी कई किताबें रखी थीं। वो सोचने लगता है कि शायद यही उसकी पढ़ाई का राज है। ध्रुव ध्यान से देखता है और बताता है कि किताबों पर नाम अलग अलग हैं और लिखावट भी थोड़ी अलग है। दोनों अपनी तरफ से अजीब अजीब अंदाजे लगाने लगते हैं। लड़की काफी देर तक उनकी बकवास सुनती रहती है। आखिर उसका धैर्य जवाब दे जाता है। वो जोर से मेज पर हाथ मारती है। पूरी लाइब्रेरी उसकी आवाज से चौंक जाती है। लड़की गुस्से में कहती है, चुप रहो और यहाँ से निकल जाओ। एल्विश भी कुछ पल के लिए ठिठक जाता है। उसे गुस्सा आता है कि किसी ने उस पर इतनी जोर से आवाज कैसे उठा दी। लेकिन तभी लड़की को एहसास होता है कि उसने किससे पंगा लिया है। उसके चेहरे का गुस्सा धीरे धीरे डर में बदल जाता है। वो अंदर ही अंदर कांपने लगती है और तभी उसके पास वाली मेज पर सो रही एक सुनहरे बालों वाली लड़की जाग जाती है। वो नींद से उठते ही गुस्से में जलेबी के बाल पकड़ लेती है और चिल्लाती है कि उसने उसकी नींद खराब कर दी। जलेबी डर जाती है। शीला तुरंत समझ जाती है कि जलेबी को लंबे समय से परेशान किया जा रहा है। वो लड़की उसे धमकाती है कि क्या उसके लिए चुप रहना इतना मुश्किल है। आसपास बैठे दूसरे बदमाश भी तमाशा देखने लगते हैं। सो यंग नाम की वो लड़की कहती है कि अब इसे पुराने तरीके से सबक सिखाना पड़ेगा और अगले ही पल वो जलेबी के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मार देती है। थप्पड़ की आवाज पूरी लाइब्रेरी में गूंज जाती है। जलेबी सिर नीचे कर लेती है। आंखों में आंसू आ जाते हैं लेकिन वो रोना नहीं चाहती। एल्विश सब कुछ देख रहा था। उसकी आंखों में धीरे धीरे गुस्सा उतरने लगता है। सो यंग पीछे से किसी की मौजूदगी महसूस करती है और पलटकर पूछती है, कौन है? एल्विश आगे बढ़ता है और उसके बालों को पकड़ लेता है। उसकी आवाज बहुत शांत थी लेकिन उसी शांति में खतरा छिपा था। वो कहता है, मैंने पहले ही कहा था लाइब्रेरी में शांति रखो, और फिर एक जोरदार झटके में उसके बालों का अच्छा खासा हिस्सा उखाड़ देता है। आसपास खड़े सभी बदमाशों की हालत खराब हो जाती है। सो यंग अपने माथे को देखकर चीखने लगती है। तभी एक लड़का लोहे की पाइप उठाकर एल्विश पर हमला करने के लिए आगे आता है लेकिन उसका साथी उसे रोक देता है। वो एल्विश को पहचान चुका था। वो बताता है कि यही वो लड़का है जिसने पिछले साल पूरे इलाके के बदमाश छात्रों की हालत खराब कर दी थी। अकेले उसने कितने ही गुंडों को पीटकर सीधा कर दिया था। यहाँ तक कि जब कुछ लड़के मोटरसाइकिल लेकर भागने की कोशिश करते थे, एल्विश उनका पीछा कर लेता था। एक बार तो उसने सिर्फ मोटरसाइकिल के ज्यादा शोर को लेकर लड़के को रोक लिया था और उसके मुंह पर ऐसा मुक्का मारा था कि बेचारा बाइक से ही नीचे जा गिरा था। ये पुरानी बातें सुनकर वहां मौजूद बदमाशों का डर और बढ़ जाता है
लेकिन एल्विश को इन सब में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो फिर से जलेबी की तरफ देखता है और बिल्कुल सामान्य आवाज में पूछता है, तो क्या तुम मुझे कॉलेज की पढ़ाई पढ़ा सकती हो? लड़की कुछ पल तक उसे देखती रहती है। उसके सामने अभी अभी एक बदमाश के बाल उखाड़ने वाला लड़का खड़ा था और वो उससे पढ़ाई की मदद मांग रहा था। आखिर वो हिम्मत करके पूछती है, तुम अचानक पढ़ना क्यों चाहते हो? तभी पीछे से एक बदमाश एल्विश पर हमला करने के लिए दौड़ता है। एल्विश बिना ज्यादा ध्यान दिए जवाब देता है, क्योंकि मुझे कॉलेज जाना है, और उसी पल वो पीछे देखे बिना हमलावर के मुंह पर मुक्का मार देता है। लड़का वहीं गिर जाता है। लड़की उसकी तरफ अविश्वास से देखती रहती है, फिर पूछती है कि अगर वो उसकी शिक्षक बनेगी तो बदले में उसे क्या मिलेगा? एल्विश साफ कहता है कि उसके पास पैसे नहीं हैं, लेकिन अगर कोई उसके पढ़ाई के समय परेशानी पैदा करेगा तो वो खुद उसका सामना करेगा। ये कहते हुए वो दूसरे बदमाश को भी एक मुक्का मार देता है, फिर तीसरे पर टूट पड़ता है। कुछ ही सेकंड में वहां का पूरा माहौल बदल जाता है। एल्विश जैसे कह रहा हो, तुम मुझे पढ़ाओ, बाकी दुनिया से निपटना मेरा काम है। आखिर वो लड़की के सामने हाथ बढ़ाकर कहता है, तो क्या सौदा मंजूर है? जलेबी कुछ पल तक उसे देखती रहती है, फिर फर्श पर पड़े बदमाशों की तरफ नजर जाती है। उसे समझ आ जाता है कि अगर ये लड़का किसी को सुरक्षा देने का वादा कर रहा है तो शायद वो मजाक नहीं कर रहा। वो अपना फोन निकालती है और एल्विश को दे देती है, अपना नंबर सेव कर लो, बाद में बात करेंगे। एल्विश के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। उसे अपना पहला शिक्षक मिल चुका था, लेकिन फर्श पर पड़ा 100 अंक का साथी मन ही मन कसम खा रहा था कि ये बात यहीं खत्म नहीं होगी। वो इस अपमान का बदला जरूर लेगा। अगले दिन इनमेल हाई स्कूल में माहौल काफी हल्का था। लड़के एल्विश को उठाकर हॉल में घुमा रहे थे और खुशी मना रहे थे कि उनके नेता ने आखिरकार पढ़ाई करने के लिए पहला शिक्षक ढूंढ लिया। एल्विश भी मुस्कुराते हुए उनके साथ मजाक कर रहा था। तभी ध्रुव अचानक रुक जाता है। सामने कोई खड़ा था। एल्विश भी आगे बढ़ता है और देखता है कि जलेबी उसके स्कूल में खड़ी है। एल्विश हैरान होकर पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो जवाब देती है कि तुमने पढ़ाई में मदद मांगी थी, इसलिए आ गई। वो बताती है कि उसके अपने स्कूल में हालात इतने खराब हैं कि वहां उपस्थिति तक ठीक से नहीं देखी जाती। एल्विश उसे चिढ़ाते हुए पूछता है, सिर्फ मुझे देखने के लिए क्लास छोड़कर आई हो क्या? जलेबी का चेहरा लाल हो जाता है। वो गुस्से में कहती है कि अगर वो ऐसे ही बोलता रहा तो वो वापस चली जाएगी। दोनों आखिरकार कक्षा पहुंचते हैं। जलेबी किताबें मेज पर रखती है और कहती है, अब पढ़ाई शुरू करते हैं। एल्विश और ध्रुव उसे ऐसे देखते हैं जैसे अभी से पढ़ाई शुरू करना उनके लिए किसी सजा से कम ना हो। ध्रुव धीरे से कहता है, पहले दिन से ही पढ़ाई। फिर मजाक में कहता है कि पहले थोड़ा स्कूल दिखा देते हैं। एल्विश भी उसकी बात मान लेता है। जलेबी का गुस्सा बढ़ जाता है। वो दोनों को समझाती है कि पढ़ाई कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे सिर्फ मन होने पर किया जाए। असली मेहनत तब होती है जब मन बिल्कुल न करे और फिर भी इंसान बैठकर पढ़े। इसके बाद वो एल्विश से पूछती है कि वो किस कॉलेज में जाना चाहता है। एल्विश पूरे गर्व से कहता है कि उसका लक्ष्य सोल नेशनल यूनिवर्सिटी है। जलेबी कुछ पल उसे देखती रहती है, फिर पूछती है, तुम्हारे अंक कितने हैं? एल्विश सहजता से कहता है कि उसे अपने अंक तक नहीं पता। ध्रुव तुरंत बीच में आकर उसके खराब अंकों की पूरी सूची सुना देता है। हर विषय में लगभग सबसे नीचे। कोरियन को छोड़ दें तो अंग्रेजी और गणित का स्तर तो ऐसा था जैसे उसने किताबें कभी खोली ही ना हो। ध्रुव इतना आगे बढ़ जाता है कि एल्विश की निजी बातें भी सबके सामने बता देता है। एल्विश उसे घूरने लगता है। जलेबी लंबी सांस लेकर कहती है, सोल नेशनल यूनिवर्सिटी, तुम्हारे लिए ये लगभग नामुमकिन है। एल्विश तुरंत सोचने लगता है कि शायद उसे किसी छोटे कॉलेज से समझौता करना पड़ेगा। जलेबी हैरान होकर पूछती है, क्या तुम्हें सिर्फ 2 ही कॉलेज के नाम पता हैं? एल्विश सच में चौंक जाता है। क्या 2 से ज्यादा भी होते हैं? जलेबी का चेहरा देखकर साफ समझ आ जाता है कि उसकी उम्मीद अब लगभग खत्म हो चुकी है। वो बैग उठाकर जाने लगती है। एल्विश उसे रोकते हुए कहता है कि वो मेहनत करेगा। तभी शीला आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लेती है। वो एक खूबसूरत बात कहती है कि सपने हमेशा तर्क से नहीं आते, कई बार उन्हें उम्मीद और दिल आगे बढ़ाते हैं। जलेबी तुरंत उस बात को पहचान लेती है। उसे एहसास होता है कि शीला को नैतिकता और साहित्य की कितनी अच्छी समझ है, लेकिन फिर भी वो कहती है कि सिर्फ अच्छे दिल से किसी को कॉलेज में दाखिला नहीं मिल जाता। तभी उसके फोन में संदेश आता है। उसका चेहरा अचानक बदल जाता है। संदेश में धमकी थी, क्लास छोड़कर कहाँ चली गई? वापस नहीं आई तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। जलेबी कुछ पल फोन को देखती रहती है, फिर चुपचाप अपना बैग वापस मेज पर रख देती है। वो कहती है कि वैसे भी उससे बहुत ज्यादा उम्मीद करना बेकार है, लेकिन वो एल्विश को कम से कम परीक्षा पास करने लायक जरूर बनाएगी। एल्विश के चेहरे पर बड़ी सी
मुस्कान आ जाती है। वो उसके पास जाकर कहता है, तुम पहली शिक्षक हो जिसने मुझे बीच रास्ते में छोड़ने का फैसला नहीं किया। मैं भी तुम्हें निराश नहीं करूंगा। फिर वो थोड़ा ज्यादा करीब आकर कहता है, अब मेरी पढ़ाई पूरी तरह तुम्हारे हाथ में है। जलेबी शर्म से लाल होकर उसे पीछे हटने को कहती है, लेकिन इसी बीच कहानी का दूसरा तूफान तैयार हो चुका था। दूर गैंग नाम बुक हाई स्कूल में सो यंग अपने फोन को गुस्से से पकड़े बैठी थी। उसे जलेबी का संदेश पढ़कर जवाब न देना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसे लग रहा था कि उस लड़की ने उसकी बेइज्जती करने की हिम्मत कैसे की। वो अपने साथियों से पूछती है कि क्या उन्हें उसके पीछे जाना चाहिए। फिर उसे पिछले दिन का अपमान याद आता है। एल्विश ने उसके बाल उखाड़ दिए थे और उसके साथियों को सबके सामने पीट दिया था। तभी एक लड़का उसे समझाता है कि जलेबी का गायब होना यूं ही नहीं है, साफ है कि कोई उसके पीछे खड़ा है। और तभी सबकी नजर क्वाक चोल वू की तरफ जाती है। उसके पैर पर बना बड़ा ड्रैगन का टैटू दिखाई देता है। वो जलेबी के बारे में सोचते हुए गुस्से से बड़बड़ा रहा था। उसके लिए जलेबी सिर्फ एक लड़की नहीं थी, वो उसे अपनी चीज समझने लगा था। और अब एल्विश ने उसके रास्ते में कदम रख दिया था। उधर इनमेल हाई में पढ़ाई शुरू हो चुकी थी। जलेबी ने एल्विश को अभ्यास परीक्षा दी। नतीजा देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। कोरियन की परीक्षा में एल्विश ने सिर्फ 15 अंक हासिल किए थे। बाकी विषयों में हालत उससे भी खराब थी। एथिक्स में तो सिर्फ 2 अंक। जलेबी हैरान होकर कहती है, अगर तुम हर सवाल में एक ही विकल्प लगा देते शायद इससे ज्यादा अंक आ जाते। फिर वो उसके असली भाषा परीक्षा के स्तर के बारे में बताती है कि अगर अभी भी यही हालत रही तो उसे अच्छे कॉलेजों के बारे में सोचना भी मुश्किल होगा। ध्रुव इसे भी मजाक में बदल देता है, लेकिन जलेबी की नजर एक अजीब चीज पर जाती है। वो देखती है कि एल्विश ने परीक्षा के पहले 7 सवाल लगातार सही किए थे। वो हैरान होकर पूछती है, अगर तुम 7 सवाल सही कर सकते हो तो बाकी क्यों नहीं किए? ध्रुव बिल्कुल सहजता से जवाब देता है, नींद आ गई थी। जलेबी सोचती है कि अगर वो सोया नहीं होता तो शायद बाकी सवाल भी हल कर सकता था। ध्रुव फिर बताता है कि एल्विश की एक अजीब आदत है, वो दिन में बहुत ज्यादा सवाल हल ही नहीं कर सकता। जैसे ही उसके दिमाग पर बोझ बढ़ता है उसे नींद आने लगती है। जलेबी सुझाव देती है कि खड़े होकर पढ़ाया जाए। ध्रुव कहता है कि वो खड़े होकर भी सो सकता है। जलेबी कहती है कि कॉफी दे सकते हैं। ध्रुव हंसकर कहता है कि कॉफी पीकर वो और ज्यादा ताकत के साथ सोएगा। आखिर जलेबी पूछती है कि एल्विश आखिर किस समय पूरी तरह ध्यान लगाता है। ध्रुव कुछ पल रहस्यमय अंदाज में उसे देखता है, फिर कहता है, सिर्फ एक समय जब वो लड़ रहा हो। तभी बाहर से भारी आवाजें आने लगती हैं। कदमों की आवाज लगातार तेज होती जाती है। एल्विश, जो अभी कुछ देर पहले तक सोया हुआ था, अचानक आंखें खोल देता है। उसके चेहरे का भाव बदल चुका था। लड़ाई की आहट उसने पहचान ली थी। ध्रुव भी आखिर अपना जवाब पूरा करता है, देखा, मैंने कहा था ना। लड़ाई शुरू होते ही इसका दिमाग पूरी तरह जाग जाता है। एल्विश धीरे धीरे अपनी सीट से उठता है। उसकी आंखें दरवाजे पर टिक जाती हैं। वो ठंडी आवाज में कहता है, लगता है मेहमान आ गए। स्कूल के बाहर क्वाक चोल वो अपनी पूरी टोली के साथ खड़ा था। हाथों में डंडे और बेसबॉल बैट थे। वो गुस्से से एल्विश का नाम चिल्लाता है और मांग करता है कि जलेबी को तुरंत उसके हवाले कर दिया जाए। उसकी आवाज सुनते ही जलेबी कांपने लगती है। उसके चेहरे पर वही पुराना डर लौट आता है। एल्विश उसकी तरफ देखता है और पहली बार महसूस करता है कि इस आदमी से उसका डरना सामान्य नहीं है। वो पूछता है, यही है ना वो आदमी जिसकी वजह से तुम इतनी डरी हुई थी? जलेबी कुछ बोल नहीं पाती। बाहर से बदमाश स्कूल की खिड़कियां तोड़ना शुरू कर देते हैं। शीशे टूटकर नीचे गिरते हैं। मुख्य दरवाजा भी एक जोरदार लात से टूट जाता है। प्रिंसिपल उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन बदमाश उसे धक्का देकर आगे बढ़ जाते हैं। तभी ध्रुव सामने आकर खड़ा हो जाता है। वो पूरी ताकत से चिल्लाता है, अपने स्कूल में घुसकर ये तमाशा करने की हिम्मत कैसे हुई? अगर जान प्यारी है तो वापस चले जाओ। लेकिन क्वाक चोल वो उसकी तरफ सिर्फ ठंडी नजर से देखता है। उसके चेहरे पर डर का नाम तक नहीं था। दूसरी तरफ सो यंग भी बदला लेने के लिए उनके साथ चली आई थी। वो चोल वू से कहती है कि पिछले दिन जिन लोगों ने उसका अपमान किया उन्हें ऐसे ही नहीं छोड़ा जा सकता। चोल वू धीरे धीरे आगे बढ़ता है और एल्विश को घूरते हुए कहता है कि जब कोई उसकी चीज छीनने की कोशिश करता है तो नियम बदल जाते हैं। फिर वो जलेबी की तरफ इशारा करते हुए एल्विश को धमकाता है कि उसकी प्रेम कहानी के बीच आने की हिम्मत मत करना। प्रेम शब्द सुनते ही एल्विश कुछ पल के लिए सच में हैरान हो जाता है। फिर जो करता है उसे देखकर सबकी आंखें फैल जाती हैं। वो अचानक क्वाक चोल वू को गले लगा लेता है। चोल वू पूरी तरह हक्का बक्का रह जाता है। एल्विश भावुक होकर कहता है,
एक भाई होने के नाते मैं तुम्हारे प्यार का पूरा समर्थन करता हूँ। कुछ पल के लिए ऐसा लगता है जैसे दोनों में समझौता हो गया हो, लेकिन अगले ही सेकंड एल्विश उसके शरीर को पीछे से पकड़ता है और पूरी ताकत से चीखता है, लेकिन जलेबी को मैं तुम्हें नहीं दूंगा, और फिर एक जबरदस्त दांव लगाकर उसे जमीन पर पटक देता है। चोल वू की पीठ और सिर फर्श से टकराते हैं। आसपास खड़े लोग कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो जाते हैं, लेकिन चोल वू भी कमजोर नहीं था। वो दर्द सहकर जमीन का सहारा लेते हुए उठ खड़ा होता है। उसकी आंखों में अब सिर्फ गुस्सा था। तभी शार्क जैसे दांत वाला बदमाश मौका देखकर अपनी पूरी टोली को हमला करने का आदेश दे देता है। अगले ही पल स्कूल का हॉलवे पूरी तरह लड़ाई के मैदान में बदल जाता है। ध्रुव भी हंसते हुए आगे बढ़ता है। उसे तो जैसे यही चाहिए था। वो एक बदमाश पर टूट पड़ता है और दोनों के बीच जोरदार मारपीट शुरू हो जाती है। चारों तरफ चीख पुकार, टूटते शीशे और भागते छात्रों की आवाजें गूंजने लगती हैं। लेकिन तभी एक लड़की की आवाज पूरे हॉलवे को चीर देती है। बस करो। सभी अचानक रुक जाते हैं। सबकी नजर नीचे जाती है। जलेबी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। उसके चेहरे पर डर था, आंखों में आंसू थे, लेकिन कदमों में इस बार एक अलग ही मजबूती थी। वो कहती है कि अगर सब लड़ाई बंद कर दें तो वो वापस गैंगनाम बुक हाई स्कूल चली जाएगी। ये सब सुनकर एल्विश उसे गौर से देखने लगता है। जलेबी बताती है कि ये परेशानी कई हफ्ते पहले शुरू हुई थी। क्वाक चोल वू ने अचानक पूरे क्लासरूम के सामने उससे अपने प्यार का इजहार किया था। उस वक्त जलेबी समझ ही नहीं पाई कि उसे क्या जवाब देना चाहिए, लेकिन उस घटना के बाद उसकी स्कूल की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। हर कोई अचानक उसके करीब आने लगा। सो यंग जैसी लड़कियां भी उससे दोस्ती करने लगी और उसके रूप की तारीफ करने लगी। उसे लगा था कि शायद अब स्कूल में उसकी जिंदगी आसान हो गई है, लेकिन वो शांति ज्यादा दिनों तक नहीं चली। एक दिन चोल वू ने उससे कहा कि वो उसकी निजी शिक्षक बने। फिर उसे एक सुनसान जगह पर ले गया। आधी बनी हुई इमारत के सामने खड़े होकर उसने कहा कि ये जगह उसके दोस्त की है और अंदर कोई कैमरा भी नहीं है। जलेबी डर गई। उसने कहा कि वो लोग एक दूसरे को ठीक से जानते तक नहीं, फिर ऐसी जगह पर आने की जरूरत क्या है। वो वापस जाने लगी, लेकिन चोल वू ने उसका हाथ पकड़ लिया, इतनी जोर से कि जलेबी दर्द से चीख उठी। चोल वू नीचे सिर किए भारी सांस लेते हुए कहता है कि सबके सामने ठुकराया जाना कितना शर्मनाक है। फिर उसका असली चेहरा सामने आता है। अगले दिन स्कूल पहुंचते ही जलेबी के सिर पर कच्चा अंडा फेंका जाता है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, पीछे से एक लड़का उसे जोर से लात मार देता है। वो जमीन पर गिर जाती है। सो यंग और उसकी सहेलियां जोर जोर से हंसती हैं। जलेबी रोते हुए पूछती है कि आखिर उन्होंने उसके साथ ऐसा क्यों किया। तभी उसके सामने एक फोन लाया जाता है। स्क्रीन पर उसकी और चोल वू की उसी सुनसान इमारत के बाहर की तस्वीर थी। उस तस्वीर को उसके खिलाफ सबूत की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था। सो यंग उसे चिढ़ाते हुए कहती है कि अब उसकी छवि पूरी तरह खराब हो चुकी है और यहीं से जलेबी की जिंदगी धीरे धीरे नर्क बनती चली गई। चोल वू का जुनून बढ़ता गया। स्कूल में उसका हर दिन डर में गुजरने लगा। फिर एक दिन उसे बांधकर उसका मुंह बंद करके एक अंधेरी लॉकर में बंद कर दिया गया। इतनी सारी यातनाओं के बाद भी वो सिर्फ इसलिए सहती रही क्योंकि उसे उम्मीद थी कि किसी दिन स्कूल खत्म होगा और वो इस जिंदगी से बाहर निकल जाएगी। लेकिन अब उसके सामने उसके नए दोस्त घायल पड़े थे। उसे लगने लगा कि उसकी वजह से और लोगों को नुकसान पहुंच रहा है। इसलिए उसने फैसला किया कि शायद सबसे अच्छा यही होगा कि वो खुद वापस चली जाए। वो आंसू रोकते हुए धीरे धीरे बाहर निकलने लगती है। क्वाक चोल वू के चेहरे पर जीत की मुस्कान आ जाती है। ध्रुव घबरा कर एल्विश की तरफ देखता है। उसे चिंता थी कि अगर जलेबी चली गई तो एल्विश की पढ़ाई का क्या होगा, लेकिन एल्विश चुप खड़ा रहता है। जलेबी उसके पास से गुजरने ही वाली होती है कि एल्विश की आवाज सुनाई देती है, क्या सच में तुम यही करना चाहती हो? जलेबी वहीं रुक जाती है। उसके चेहरे से एक आंसू नीचे गिरता है। पहली बार किसी ने उससे ये सवाल पूछा था कि वो खुद क्या चाहती है। तभी चोल वो गुस्से में चीखते हुए आगे बढ़ता है। वो जलेबी से फैसला सुनाने को कहता है और दावा करता है कि वो कभी उसकी पकड़ से बाहर नहीं जा सकती। जलेबी सिर झुका लेती है। वो कुछ कह नहीं पाती, फिर आखिरकार टूट जाती है। आंसू बहाते हुए वो पीछे देखती है और एल्विश से कहती है, मुझे बचा लो। चोल वू गुस्से से पागल होकर एल्विश पर दौड़ता है, लेकिन उसका हमला पूरा होने से पहले ही एल्विश का मुक्का उसके मुंह पर जा लगता है। जोरदार वार से चोल वू पीछे जा गिरता है। हॉलवे में सन्नाटा छा जाता है। सो यंग अपने नेता को इस तरह गिरते देखकर चीख उठती है। शीला की नजर ध्रुव पर जाती है और वो देखती है कि ध्रुव कांप रहा है। वो पूछती है, तुम कांप क्यों रहे हो? ध्रुव गंभीर आवाज में कहता है, क्योंकि बहुत समय बाद मैंने इसे इस हालत में देखा है। वो बताता है कि एल्विश को इतना गुस्सा और बेकाबू उसने बहुत कम देखा है।
एल्विश के चारों तरफ जैसे गुस्से का माहौल बन चुका था। चोल वू के साथी डर जाते हैं, कुछ तो भागने की बात करने लगते हैं, लेकिन एल्विश उन्हें रोकता है। उसकी आवाज अब बिल्कुल ठंडी थी। अब कोई नहीं जाएगा, इस लड़ाई का फैसला यहीं होगा। चोल वू मुंह से खून पहुँचते हुए उठता है। वो एल्विश पर जलेबी को छीनने का आरोप लगाता है और अपनी पूरी टोली को हमला करने का आदेश देता है। कई लड़के एक साथ एल्विश पर टूट पड़ते हैं, लेकिन एल्विश एक पल भी पीछे नहीं हटता। पहला लड़का आगे आता है और एल्विश का मुक्का सीधे उसके चेहरे पर पड़ता है। दूसरा आता है, वो भी जमीन पर। तीसरा, वो भी गिर जाता है। एल्विश हॉलवे में आगे बढ़ता जाता है और उसके हर वार के साथ एक एक बदमाश पीछे गिरता जाता है। उसकी नजर आखिरकार चोल वू पर टिक जाती है। चोल वू मौका देखकर पीछे से हमला करने की कोशिश करता है। वो पूरी ताकत से मुक्का चलाता है, लेकिन एल्विश समय रहते झुक जाता है। फिर तुरंत पलटकर ऐसा वार करता है कि चोल वू के मुंह से खून निकल आता है। अब उसे पहली बार एहसास होता है कि उसने किससे लड़ाई मोल ली है। एल्विश उसकी तरफ बढ़ते हुए कहता है कि बाकी लोगों की सजा कुछ भी हो सकती है, लेकिन नेता की सजा अलग होगी। वो अपनी मुट्ठी भींचता है और कहता है कि चोल वू को उसकी हरकतों की कीमत चुकानी पड़ेगी। चोल वू के चेहरे पर पहली बार असली डर दिखाई देता है। उसे लगता है कि शायद आज वो बच नहीं पाएगा। वो मन ही मन अपने पिता से माफी मांगने लगता है। उसे अपने परिवार और अपने भविष्य की याद आने लगती है, लेकिन एल्विश के चेहरे पर कोई दया नहीं थी। और फिर वो आगे बढ़ता है, होकर रोते हुए अपने उन बच्चों के भविष्य का भी शोक मनाने लगता है जो शायद कभी पैदा ही नहीं होंगे। लेकिन तभी एल्विश का जोरदार मुक्का बिना किसी रहम के सीधे उसके विरोधी के सबसे नाजुक हिस्से पर जा लगता है। वार इतना जबरदस्त होता है कि डेलिक्वेंट हवा में उछलकर दूर जा गिरता है और पूरी तरह पस्त हो जाता है। ध्रुव और दूसरा लड़का उस वार को देखकर डर के मारे चीख पड़ते हैं और शिकायत करते हैं कि किसी आदमी के उस हिस्से को निशाना बनाना तो सारी हदें पार करना है। मगर एल्विश के चेहरे पर बस एक हल्की सी मुस्कान आती है। वो बिल्कुल शांत अंदाज में जवाब देता है कि इसमें गलत क्या है, क्योंकि उस वॉर के बाद तो उसका विरोधी आदमी कहलाने लायक भी नहीं बचा। इतना कहकर वो रुकता तक नहीं और आगे बढ़कर उसके बचे हुए हौसले को भी कुचल देता है। उसे संभलने का जरा भी मौका नहीं मिलता। आसपास खड़े लड़कों में अफरा तफरी मच जाती है, क्योंकि अब उन्हें समझ आता है कि एल्विश ने उसके शरीर के दूसरे हिस्से को भी बुरी तरह चोटिल कर दिया है। चोल वू दर्द से कराहता रहता है और आखिरकार गैंग का नेता फर्श पर घुटनों के बल गिर जाता है। उसकी हालत इतनी खराब हो चुकी होती है कि वो अपने पैरों पर खड़ा तक नहीं हो पा रहा था। तभी उसके मुंह से दर्द की इतनी ऊंची चीख निकलती है कि सुनने वालों को एक पल के लिए यकीन ही नहीं होता कि ये आवाज उसी खतरनाक डेलिक्वेंट की है। ध्रुव और शीला उस अजीब और बेहद ऊंची आवाज को सुनकर बिल्कुल स्तब्ध रह जाते हैं। ध्रुव तो ठंडे पसीने में भीगने लगता है और मन ही मन सोचता है कि एल्विश के उस विनाशकारी मुक्के के बाद आखिर उसके विरोधी के शरीर की हालत हुई क्या होगी। वो घबराकर पूछता है कि कहीं उसके विरोधी के शरीर में मर्दाना हार्मोन का स्तर अचानक तो नहीं गिर गया। तभी तो उसकी आवाज इतनी पतली हो गई। उसके दिमाग में अचानक ये भी आता है कि एल्विश के चेहरे पर जो भाव हैं, कहीं ये किसी पुराने मशहूर पात्र का मजाकिया इशारा तो नहीं। दूसरी तरफ बाकी चाकर डर के मारे कांपने लगते हैं। उनके लिए अपने नेता की इतनी ऊंची चीख सुनना किसी भी हार से ज्यादा शर्मनाक और दर्दनाक था। पूरी गैंग आपस में दबे स्वर में बातें करने लगती है और उन्हें समझ आ जाता है कि अब उनका नेता पूरी तरह हार चुका है, इसलिए आगे उनकी हालत भी खराब होने वाली है। चोल वू शर्म और गुस्से से अपने होंठ काटता है। इतने लोगों के सामने इस तरह बेइज्जत होना उसके लिए किसी भी चोट से ज्यादा तकलीफ देह था। वो कांपते हाथों को जमीन पर टिकाकर किसी तरह उठने की कोशिश करता है और एल्विश के चेहरे पर हमला करके अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहता है, लेकिन उसका शरीर दर्द के आगे जवाब दे चुका होता है। वो जितना जोर लगाता है उतना ही उसका शरीर साथ छोड़ता जाता है। आखिरकार उसे समझ आ जाता है कि वो हिल तक नहीं सकता। उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता, इसलिए वो मन ही मन तय करता है कि इस लड़ाई को किसी और दिन के लिए टालना ही बेहतर होगा। तभी वो एल्विश को आवाज देता है। उसकी आवाज सुनकर एल्विश उसकी तरफ तिरस्कार और उत्सुकता से देखने लगता है। चोल वू चिल्लाकर कहता है कि वो अपने प्यार जलेबी के लिए कभी हार नहीं मानेगा और आखिरी सांस तक उसके लिए लड़ता रहेगा। एल्विश के चेहरे पर कोई खास भाव नहीं आता। वो बिल्कुल ठंडे अंदाज में पूछता है कि क्या उसका विरोधी सच में यहाँ पड़े पड़े खत्म होने की भीख मांग रहा है। एल्विश की आंखों में चुनौती देखकर चोल वू एक आखिरी दांव चलने का फैसला करता है। वो कहता है कि अगले हफ्ते नामबुक हाई में एक बड़ा अंतिम मुकाबला होगा, जहां दोनों की लड़ाई का फैसला हमेशा के लिए हो जाएगा
और सबसे हैरान करने वाली बात ये होती है कि वो जलेबी को ही इस मुकाबले का इनाम बनाने की बात कह देता है। जलेबी ये सुनते ही बुरी तरह चौंक जाती है। उसे यकीन ही नहीं होता कि कोई इंसान किसी लड़की को इस तरह किसी खेल के इनाम की तरह कैसे रख सकता है। ध्रुव और शीला भी गुस्से में भर जाते हैं। उन्हें उस लड़के की हिम्मत पर गुस्सा आता है कि वो जलेबी को किसी बेवकूफी भरे मुकाबले का इनाम समझ रहा है। लेकिन चोल वो पीछे हटने के बजाय दूर से समझाता है कि इस शर्त को मान लेना एल्विश और उसके साथियों के लिए ही बेहतर होगा। वो कहता है कि पिछली बार एल्विश ने एक सस्ता और अचानक किया गया वार इस्तेमाल करके जीत हासिल की थी, इसलिए उसकी गैंग इतनी अपमानजनक हार को वहीं खत्म नहीं मानेगी। अगर मुकाबला इसी तरह खत्म कर दिया गया तो उसके आदमी बार बार उन्हें परेशान करते रहेंगे और जलेबी को भी निशाना बनाते रहेंगे। इसलिए वो कहता है कि एक बार सही तरीके से हिसाब बराबर कर लेना ही सबसे अच्छा रास्ता है। चोल वू वादा करता है कि अगर इस नए मुकाबले में वो हार गया तो हमेशा के लिए दूर चला जाएगा और फिर कभी एल्विश या उसके साथियों को परेशान नहीं करेगा। एल्विश कुछ देर चुप रहता है। वो अपने सामने पड़े हार चुके विरोधी के इस अजीब प्रस्ताव के बारे में सोचता है। तभी जलेबी अपनी बाह को कसकर पकड़ लेती है। उसके चेहरे से साफ दिखाई देता है कि उसे इस बातचीत की दिशा बिल्कुल पसंद नहीं आ रही, मगर एल्विश आखिरकार मौका स्वीकार कर लेता है। वो फैसला करता है कि इस झंझट को एक बार और हमेशा के लिए खत्म कर देना ही सही रहेगा। कुछ समय बाद कहानी वापस स्कूल पहुंचती है। कक्षा के कमरे के बाहर लगा संकेत दिखाई देता है। तभी स्कूल की घंटी की तेज और कुछ अजीब आवाज सुनाई देती है, जिससे शीला घबरा जाती है। ध्रुव उससे पूछता है कि उसे क्या हुआ, तो लड़की आखिरकार मानती है कि वो पूरी स्थिति को लेकर बहुत परेशान है, लेकिन बोलने से डर रही है। एल्विश उसकी चिंता का कारण पूछता है और भरोसा दिलाता है कि वो मुकाबला जरूर जीतेगा। उसका दोस्त भी तुरंत उसकी बात का समर्थन करता है और कहता है कि एल्विश ने बिल्कुल सही फैसला लिया है। वो अपनी मुट्ठियां चटकाते हुए कहता है कि इन बदमाशों को उन्हीं के तरीके से संभालना चाहिए। अगर उनके नेता को हमेशा के लिए हरा दिया गया तो फिर वो दोबारा कभी उन्हें परेशान करने की हिम्मत नहीं करेंगे। शीला अपने चश्मे को ठीक करती है और चेतावनी देती है कि उस स्कूल के विद्यार्थी काफी खतरनाक हैं। वो शिकायत करती है कि अगर हर बार किसी शिक्षक की तलाश करने पर ऐसी मुसीबत खड़ी होगी तो वो लोग कभी ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। एल्विश तिरस्कार से अपनी नाक पोंछता है और पूछता है कि ऐसी स्थिति में आखिर किया क्या जाए। पास बैठी जलेबी चुप रहती है। वो पूरी घटना के बारे में गहराई से सोचती हुई एल्विश की तरफ देखती है और पूछती है कि क्या उसे सच में पूरा भरोसा है कि वो ये मुकाबला जीत सकता है। एल्विश बिना हिचके जवाब देता है कि वो जरूर जीतेगा क्योंकि वो बहुत ताकतवर है। जलेबी आखिरकार उसकी बात मान लेती है और कहती है कि अब वापस पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। शीला ये देखकर नाराज हो जाती है कि उसकी दोस्त बिल्कुल घबराई हुई नहीं है। जलेबी हल्की मुस्कान के साथ बताती है कि जब एल्विश ने उस पर इतना भरोसा करके उसे अपनी निजी शिक्षिका बनाया है तो उसे भी एल्विश पर भरोसा रखना चाहिए। अपने पसंदीदा शिक्षक से मिले इन सच्चे भरोसे भरे शब्द एल्विश को थोड़ा चौंका देते हैं। उसके होठों पर हल्की मुस्कान आ जाती है। तभी जलेबी एक और बात बताती है। वो मेज पर झुककर मजाक करते हुए कहती है कि शायद ये सारी मारामारी असल में एल्विश के स्कूल के अंकों को हमेशा के लिए बढ़ाने में मदद कर देगी। दूसरी तरफ नाम्बुक हाई में फिलहाल सब कुछ शांत दिखाई देता है, लेकिन असली तूफान अभी आने वाला होता है। एक डेलिक्वेंट पीछे से चोल वू को देखता है और मन ही मन सोचता है कि उनका नेता कितना डरावना हो गया है। वो हैरान होता है कि सिर्फ एक हफ्ते में चोल वू अपनी पूरी ताकत में वापस आ गया, बल्कि इस बार तो वो पिछली हार से भी ज्यादा ताकतवर और डरावना लग रहा था। फिर भी उसके मन में सवाल रहता है कि क्या इतनी ताकत एल्विश को हराने के लिए काफी होगी। चोल वू अपने साथी की आंखों में छिपा शक देख लेता है। वो ठंडे और डरावने अंदाज में उसे बुलाता है। बिना किसी चेतावनी के वो उसे मारता है और गुस्से में पूछता है कि उसकी आंखों में शक क्यों दिखाई दे रहा है। वो पूछता है कि क्या उसे पता भी है कि यहाँ तक पहुँचने में उसे कितनी मेहनत करनी पड़ी है। चोल वू साफ कहता है कि जिस चीज को वो पाना चाहता है उसके सामने वो कभी हार नहीं मानता। वो अपने साथी को गिरेबान से पकड़कर कसता है और कसम खाता है कि चाहे उसे 1 महीना लगे या 2 महीने, आखिर में जीत उसी की होगी। उसका साथी घबराकर याद दिलाता है कि दोनों ने सिर्फ एक मुकाबले में सब कुछ खत्म करने की बात मानी थी, लेकिन चोल वू को इस बात की जरा भी परवाह नहीं। वो पागलों की तरह मुस्कुराता है और कहता है कि वादे तोड़ने के लिए ही होते हैं। उसके लिए मुकाबला तभी खत्म होगा जब वो जीत जाएगा। तभी सोयंग तेजी से कमरे में घुसती है और बुरी तरह घबराकर चोल वू का नाम पुकारती है। वो सबको तुरंत बाहर देखने के लिए कहती है और बताती है कि इनमेल हाई के डेलिक्वेंट्स उनके स्कूल पर हमला कर चुके हैं।
सभी लोग मैदान की तरफ देखते हैं और वहाँ एल्विश को बेहद शांत तरीके से चलते हुए देखते हैं। उसके कंधे पर पढ़ाई की मेज और कुर्सी रखी होती है। चेहरे पर जरा भी डर नहीं बल्कि पूरा ध्यान अपने काम पर होता है। आसपास दुश्मन खड़े हैं, फिर भी एल्विश को उनकी कोई परवाह नहीं। ऊपर की खिड़की से ये दृश्य देखते हुए चोल वू के चेहरे पर पागलपन भरी मुस्कान आ जाती है। उसे समझ आ जाता है कि एल्विश आखिरकार मुकाबले के लिए आ गया है। सो यंग भी हैरानी से नीचे का नजारा देखती है और पूछती है कि ये बेवकूफ आखिर कर क्या रहे हैं। मैदान के बीच में स्कूल का सामान लगाया जाने लगता है। एल्विश आराम से अपनी कुर्सी पर बैठता है, सामने मेज रखता है और फिर किताब खोलकर पढ़ाई शुरू कर देता है। पूरे स्कूल के लोग उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। लड़ाई के मैदान के ठीक बीच में बैठकर पढ़ाई करने वाला ऐसा नजारा किसी ने नहीं देखा था। ध्रुव जलेबी को एक तरफ खींचकर पूछता है कि क्या सच में ये सही तरीका है। जलेबी शांत स्वर में कहती है कि अब सवाल करने का कोई फायदा नहीं। वो बताती है कि एल्विश आमतौर पर 7 से ज्यादा सवाल हल करते ही सो जाता है, लेकिन लड़ाई ही ऐसी चीज है जो उसे जगाए रखती है। जलेबी अपने विद्यार्थी के बारे में सोचते हुए एक योजना बनाती है। वो कहती है कि सबसे अच्छा तरीका यही होगा कि हर बार जब एल्विश अभ्यास की किताब में 7वां सवाल पूरा करे तब उसे लड़ाई करवा दी जाए। ध्रुव घबराकर शिकायत करता है कि इससे उसका दोस्त खतरे में पड़ जाएगा। वो याद दिलाता है कि एल्विश का सपना एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में जाना है। जलेबी जवाब देती है कि उसके लिए आसान रास्ता चुनना अब संभव नहीं है। अगर आगे जाने के लिए कोई रास्ता बना हुआ नहीं है तो उन्हें अपना रास्ता खुद बनाना पड़ेगा, चाहे इसके लिए कितनी भी मेहनत या संघर्ष क्यों न करना पड़े। तभी सवाल हल करते करते एल्विश की आंखें भारी होने लगती हैं। उसकी पलकों पर नींद साफ दिखाई देने लगती है। आखिरकार वो और सहन नहीं कर पाता और सिर के बल मेज पर गिरकर गहरी नींद में चला जाता है। ध्रुव घबराकर चीखता है कि उसने ठीक 7 सवाल पूरे किए और फिर सो गया। वो अपने दोस्त की इस अजीब आदत की सटीकता देखकर हैरान रह जाता है। तभी दूर से भारी कदमों की आवाज सुनाई देती है। ध्रुव ठंडे पसीने में भीग जाता है। कोई तेजी से उनकी तरफ दौड़ रहा था। वो चोल वू था। गुस्से में पूरा मैदान पार करते हुए वो एल्विश का नाम चीखता है और मुकाबला शुरू करने की मांग करता है। वो चिल्लाता है कि जलेबी को तुरंत उसके हवाले किया जाए और बिना रुके आगे बढ़ता चला आता है। ध्रुव घबराकर एल्विश को जगाने की कोशिश करता है। शीला भी डर के मारे गला साफ करती है और सामने आती मुसीबत को देखती रहती है, मगर एल्विश गहरी नींद में ही पड़ा रहता है। उसकी किताबों पर लार तक टपक रही होती है। तभी चोल वू सीधे उस मेज पर एक जोरदार लात मारता है जिस पर एल्विश सो रहा था, लेकिन उसी पल चोल वू की आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। गहरी नींद में होने के बावजूद एल्विश के शरीर की प्रतिक्रिया इतनी तेज होती है कि वो दोनों हाथों से मेज को पकड़कर वार रोक लेता है। धीरे धीरे वो सिर उठाता है। जोरदार आवाज आखिरकार उसे जगा देती है। एल्विश आंखें खोलते ही एक ताजा और उत्साहित मुस्कान देता है। वो सामने खड़े विरोधी को देखता है और जैसे ही समझता है कि उसे लड़ाई के लिए जगाया गया है, उसके चेहरे पर खुशी आ जाती है। वो कहता है कि अब वो पूरी तरह जाग गया है और मुकाबले के लिए तैयार है। जलेबी को तुरंत याद आता है कि लड़ाई करवाकर एल्विश को पढ़ाई के दौरान जगाए रखना उसकी बनाई हुई योजना का हिस्सा था। चोल वू पूरी रफ्तार से मैदान पार करता है और एल्विश को उसकी आराम की हालत से बाहर निकालने के लिए हमला करता है। वो गुस्से में चीखता है कि कोरियाई साहित्य पढ़ाने वाली लड़की को उसके हवाले कर दिया जाए। वो मौका पाते ही एल्विश के चेहरे पर जोरदार मुक्का मार देता है और उसे गाली देता है। मुक्के का असर होते ही एल्विश पीछे लड़खड़ा जाता है। वो कुछ पल के लिए हैरान रह जाता है क्योंकि विरोधी की ताकत पहले से कहीं ज्यादा थी। उसके दोस्त उसे शुरुआत में ही चोट खाते देखकर डर जाते हैं। खिड़की से बाकी डेलिक्वेंट्स भी ये सब देखकर उत्साहित होने लगते हैं और सोचते हैं कि इस बार कहानी अलग होगी। चोल वू अपनी सांस संभालता है और फिर से हमला करने की तैयारी करता है। एल्विश उसे रोकने की कोशिश में कहता है कि उसका इरादा पिछली बार जैसा तरीका दोबारा इस्तेमाल करने का नहीं था, लेकिन चोल वू उसे चुप रहने के लिए चीख देता है। तभी उसके मन में जलेबी को लेकर पुरानी यादें उमड़ने लगती हैं। उसे याद आता है कि उसे शुरू से ही जलेबी से कितना प्यार था। उसके लिए जलेबी एक डरावनी और गंदी दुनिया के बीच खिला हुआ सबसे खूबसूरत फूल थी। वो याद करता है कि वो उसे किसी भी कीमत पर अपना बनाना चाहता था। उसकी सबसे बड़ी इच्छा थी कि वो उसके करीब आ सके और उसकी नजरों में खास बन सके। इसी वजह से उसने पहले भी कई बार उसके करीब आने की कोशिश की थी। यहाँ तक कि एक बार उसने कक्षा में उसके साथ कोरियाई पढ़ने के लिए खास माहौल भी बनाया था, मगर जलेबी ने उसे
हमेशा एक कीड़े की तरह ही देखा और उसकी भावनाओं को कभी महत्व नहीं दिया। इस पुराने अपमान को याद करके चोल वू के अंदर का गुस्सा और भड़क उठता है। वो दांत पीसकर पूछता है कि आखिर जलेबी ने एल्विश जैसे लड़के को निजी पढ़ाई कराने के लिए क्यों चुना। वो गुस्से में चीखता है कि इसके लिए वो उसे कभी माफ नहीं करेगा और उसके रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर देगा। मुठ्ठियाओं कसकर वो पूरी रफ्तार से एल्विश की तरफ दौड़ता है और उसके चेहरे पर पूरी ताकत से मुक्का मारता है। एल्विश खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन इस वार में पहले से कहीं ज्यादा ताकत होती है। उसे उस हमले की असली शक्ति महसूस होती है और वो हैरानी से प्रतिक्रिया देता है। फिर एल्विश भी सीधा मुक्का चलाता है, मगर चोल वू बड़ी फुर्ती से उसे बचा लेता है। दोनों अब तेजी से एक दूसरे पर वार करने लगते हैं। कभी एल्विश का मुक्का आगे बढ़ता तो कभी चोल वू का वार उसके चेहरे की तरफ आता। कुछ ही पल में मुकाबला इतना तेज हो जाता है कि आसपास खड़े लड़कों को समझ ही नहीं आता कि किसका वार कहां से आ रहा है। चोल वू आखिरकार एल्विश के चेहरे पर एक और भारी मुक्का मार देता है। एल्विश लड़खड़ाता है और उससे पहले कि वो संभल पाए, चोल वू एक और जोरदार वार करता है जो सीधे उसके चेहरे पर लगता है। लगातार पड़े वारों के कारण एल्विश की नाक से खून निकलने लगता है, मगर वो अब भी अपने पैरों पर मजबूती से खड़ा रहता है। शीला चोल वू की ताकत देखकर डर जाती है। ध्रुव उसे समझाता है कि चोल वू का इतना मजबूत होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। नामबुक इलाका सबसे खतरनाक जगहों में गिना जाता है और चोल वू वहाँ का नेता है। उसकी ताकत इसी बात से साबित होती है। शीला डरते हुए पूछती है कि कहीं एल्विश हार न जाए, मगर ध्रुव पूरे भरोसे के साथ कहता है कि उसे अपने दोस्त की जीत पर पूरा विश्वास है। वो मानता है कि अभी एल्विश सिर्फ बचाव कर रहा है और लगातार मार खा रहा है, लेकिन उसे अपने दोस्त की असली ताकत पता है। वो मुस्कुराकर कहता है कि आखिर में जीत एल्विश की ही होगी। ध्रुव ये भी बताता है कि एल्विश को अपने ऊपर वार खाना अजीब तरीके से पसंद है। जितना ज्यादा वो मार खाता है उतना ही उसका जोश बढ़ता जाता है। एल्विश अपनी नाक से बहता खून पोंछता है और पागल जैसी मुस्कान के साथ अपने होंठ चाटता है। उसके चेहरे से साफ दिखता है कि उसे दर्द नहीं बल्कि इस लड़ाई में मजा आ रहा है। चोल वू उसे इतने वार खाने के बाद भी मुस्कुराते देखकर खुद डर जाता है। गुस्से में वो फिर आगे बढ़ता है और चिल्लाता है कि वो देखना चाहता है कि एल्विश के चेहरे पर ये मुस्कान आखिर कितनी देर टिकती है। वो लगातार कई मुक्के बरसाता है, लेकिन एल्विश अपनी बाहों से लगभग हर वार रोक लेता है। अपने मजबूत बचाव के पीछे छिपा एल्विश हंसने लगता है। उसे ये लड़ाई बेहद मजेदार लग रही होती है। वो जोश में चीखता है कि ये मुकाबला अभी खत्म होने के लिए बहुत मजेदार है। ध्रुव अपने दोस्त के चेहरे पर लौटती मुस्कान देखकर खुशी से झूम उठता है और कहता है कि अब असली लड़ाई शुरू होने वाली है। वो बताता है कि जब एल्विश किसी लड़ाई में सचमुच जोश में आ जाता है तो उसकी मारने की ताकत कई गुना बढ़ जाती है। इसी वक्त एल्विश अपना दायां हाथ ऊपर उठाता है और पूरी ताकत से सामने वाले पर पलटवार करता है। चोल वू को बचने का मौका तक नहीं मिलता। एल्विश उसे इतनी भयानक ताकत से जमीन पर पटक देता है कि पूरा मैदान जैसे कांप उठता है। जमीन से टकराते ही चोल वू के मुंह से खून निकल आता है। वो अपनी ही हालत देखकर बुरी तरह घबरा जाता है। उसे समझ नहीं आता कि अचानक एल्विश के अंदर इतनी ताकत कहां से आ गई। कुछ ही पल पहले जो लड़का लगातार मार खा रहा था वही अब उसे एक ही वार में जमीन पर पटक चुका था। एल्विश उसके ऊपर चढ़ जाता है और दोनों मुट्ठियों को ऊपर उठाता है। उसकी आंखों में अब पूरी तरह लड़ाई का उन्माद होता है। फिर वो दोनों हाथों से चोल वू के चेहरे पर जोरदार वार करता है। एक के बाद एक वार पड़ने लगते हैं। एल्विश बिना रुके उसके चेहरे पर मुक्के बरसाता रहता है। चोल वू को प्रतिक्रिया करने तक का मौका नहीं मिलता। उसका चेहरा जमीन से टकराता है और एल्विश लगातार वार करके उसकी सारी ताकत तोड़ देता है। कुछ ही देर में गैंग का नेता खून से लथपथ और पूरी तरह हार चुका होता है। वो मुश्किल से बोल पाता है और हाथ उठाकर एल्विश से रुकने की विनती करता है, लेकिन एल्विश उसकी बात पर ध्यान नहीं देता। आखिर में एक आखिरी जोरदार वार करके वो मुकाबला खत्म कर देता है। दूर खड़े चाकर डर के मारे चीखने लगते हैं कि एल्विश तो पूरा पागल है। चोल वू जमीन के बीच बने गड्ढे में बेहोश पड़ा रहता है। उसकी हालत देखकर पूरी गैंग की हिम्मत टूट जाती है। एल्विश अपने पैरों के नीचे पड़े विरोधी को देखकर खुश होता है कि उसने इतनी बड़ी परेशानी को कितनी आसानी से खत्म कर दिया। तभी जलेबी जोर से एल्विश का नाम पुकारती है और कहती है कि अब उसके पास पढ़ाई के लिए सबसे अच्छा मौका है, क्योंकि लड़ाई के कारण उसकी नींद पूरी तरह खुल चुकी है। वो आदेश देती है कि तुरंत मेज पर जाकर बचे हुए सवाल पूरे करे।
एल्विश हल्की मुस्कान के साथ सिर घुमाता है और अपनी शिक्षिका की बात समझ जाता है। कुछ समय तक मैदान में फिर शांति छा जाती है। जमीन पर पड़ा चोल वो धीरे धीरे आंखें खोलता है। उसे समझ नहीं आता कि उसके साथ अभी क्या हुआ। वो दर्द से सिर पकड़ते हुए किसी तरह उठने की कोशिश करता है और बड़बड़ाता है। तभी उसकी नजर सामने जाती है और वो देखता है कि एल्विश पहले से ही अपनी पढ़ाई की मेज पर बैठा हुआ है। इतना ही नहीं, वो फिर से नींद में झूल रहा है। अभी अभी एक भयानक लड़ाई जीतने वाला लड़का अब किताब के सामने बैठकर अपनी आंखें खुली रखने के लिए संघर्ष कर रहा था। चोल वू को ये देखकर समझ ही नहीं आता कि ये कैसा इंसान है। वो सोचता है कि जो लड़का उसे बुरी तरह हरा चुका है वो इस वक्त इतना कमजोर और सुस्त क्यों दिखाई दे रहा है। तभी उसके दिमाग में एक खतरनाक विचार आता है। उसे लगता है कि शायद यही मौका है जब वो सब कुछ पलट सकता है। वो अपनी बची हुई सारी ताकत जुटाता है और एल्विश की तरफ दौड़ पड़ता है। वो चिल्लाता है कि वो इस हार को स्वीकार नहीं करता, लेकिन जैसे ही वो पास पहुंचता है उसकी आंखें फिर से डर के मारे फैल जाती हैं। एल्विश अभी भी कुर्सी पर नींद में झूल रहा था, फिर भी उसका शरीर अचानक हरकत करता है। चोल वू को ऐसा लगता है जैसे वो वही दृश्य दोबारा देख रहा है। वो फिर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन एल्विश का पलटवार बिजली की तरह तेज होता है। एक जोरदार वार सीधे उसके चेहरे पर लगता है और चोल वू की आंखें दर्द से बंद हो जाती हैं। अगले ही पल वो जमीन पर पीछे जा गिरता है। एल्विश मिनीविल अपनी कुर्सी पर फिर घूमता रहता है और नींद से लड़ते हुए पढ़ाई में लगा रहता है। बुरी तरह घायल और उलझा हुआ चोल वू अपना चेहरा पकड़कर खुद से पूछता है कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। कुछ देर बाद एल्विश अपनी कलम मेज पर रख देता है। सारे सवाल पूरे हो चुके होते हैं। वो राहत की गहरी सांस लेता है और कान से कान तक मुस्कान के साथ खुश होकर बताता है कि आखिरकार उसने ध्रुव के दिए सारे सवाल हल कर दिए। जलेबी संतुष्ट होकर मुस्कुराती है और कहती है कि अब सबको घर चलना चाहिए। दूसरी तरफ चोल वो घुटनों के बल उठने की कोशिश करता है और गुस्से में चीख कर पूछता है कि वो मुकाबला अधूरा छोड़कर कहां जा रहे हैं, लेकिन उसके पैर उसका साथ नहीं देते। उसका घुटना जोर से जमीन से टकराता है। वो हैरानी से अपने शरीर को देखता है और समझ जाता है कि अब उसके अंदर लड़ने की ताकत बिल्कुल नहीं बची। दांत पीसते हुए चोल वो पहली बार खुद से पूछता है कि क्या वो सच में हार गया है। सूरज ढलने लगता है और एल्विश, जलेबी और बाकी साथी वहां से जाने लगते हैं। तभी पीछे से चोल वो पूरी ताकत से जलेबी का नाम पुकारता है। जलेबी कुछ कदम चलने के बाद रुकती है और पीछे मुड़कर उसे देखती है। उसकी आंखों में गंभीरता और थोड़ी उदासी होती है। चोल वो रोते हुए पूछता है कि आखिर एल्विश को मौका क्यों मिला और उसे क्यों नहीं। वो कहता है कि उसने भी जलेबी को पाने के लिए बहुत मेहनत की थी, यहाँ तक कि पढ़ाई करने की कोशिश भी की। कुछ पल के लिए एल्विश और जलेबी दोनों चुप रहते हैं। फिर जलेबी बताती है कि शुरुआत में वो सच में उसकी मदद करना चाहती थी। उसे लगता था कि चोल वो जैसे लोग भी सही मौका और मार्गदर्शन मिलने पर अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। चोल वो रोते हुए पूछता है कि अगर वो ऐसा मानती थी तो फिर उसका साथ क्यों छोड़ दिया। जलेबी गहरी सांस लेकर बताती है कि उसने उसे बहुत कुछ सिखाने की कोशिश की थी, लेकिन कितनी भी कोशिश कर ली जाए चोल वो अक्षरमाला के बुनियादी अक्षर तक नहीं सीख पाया। ये सुनते ही चोल वो का चेहरा उतर जाता है। जिसे खुद पर सबसे ज्यादा घमंड था, उसे पहली बार अपनी असली कमजोरी का एहसास होता है। उसकी आंखों से शर्म और निराशा के आंसू निकलने लगते हैं और उसकी चीख पूरे मैदान में गूंज उठती है। जलेबी और बाकी लोग उसे वहीं अकेला छोड़कर चले जाते हैं। चलते हुए जलेबी अपनी किताबें कसकर पकड़ती है और मजाकिया अंदाज में कहती है कि ये सब कुछ जरूरत से ज्यादा नाटकीय हो गया। फिर वो एल्विश की तरफ देखकर मुस्कुराती है और पूछती है कि उस दिन उसने अभ्यास की किताब के सवाल ठीक से हल किए थे या नहीं। इसके बाद कहानी फिर इनमेल हाई पर लौटती है, जहां आज स्कूल का माहौल बाकी दिनों से ज्यादा खुश नजर आता है। ध्रुव रंगीन चश्मा लगाकर पार्टी वाला बाजा बजाते हुए कक्षा में घुसता है और उसके पीछे बाकी डेलिक्वेंट्स नाचते हुए एल्विश को जन्मदिन की बधाई देने लगते हैं। एल्विश सिर पर पार्टी की टोपी लगाए स्ट्रॉबेरी केक के सामने बैठा होता है। तभी दरवाजा खुलता है और जलेबी और शीला अंदर आती है। जलेबी हैरानी से पूछती है कि क्या आज सच में एल्विश का जन्मदिन है। ध्रुव खुशी से बताता है कि असली वजह यह है कि पहली बार एल्विश ने अभ्यास की किताब के हर सवाल को पूरा हल कर लिया है। जलेबी मन ही मन सोचती है कि इन लड़कों के दिमाग में आखिर चलता क्या है, जबकि शीला उसे समझाती है कि अगर इनकी हरकतों से मानसिक शांति बचानी है तो ऐसी चीजों की आदत डालनी पड़ेगी। तभी एल्विश जलेबी को बुलाता है। जलेबी को लगता है कि शायद वो पढ़ाई में मदद करने के लिए धन्यवाद कहेगा, लेकिन एल्विश सीधा हाथ आगे बढ़ाकर जन्मदिन का तोहफा मांग देता है।
ध्रुव तुरंत चेतावनी देता है कि ऐसा करना स्कूल में परेशान करने की शिकायत तक पहुंचा सकता है। जलेबी बिना कुछ बोले एक भूरा लिफाफा उसके हाथ में फेंक देती है। सब हैरान हो जाते हैं कि उसने सच में उसके लिए कुछ लाया है। ध्रुव मजाक में पूछता है कि कहीं ये जमीन की रजिस्ट्री तो नहीं। एल्विश लिफाफा खोलता है और उसमें से पिछली परीक्षा की उत्तर पुस्तिका निकलती है। ध्रुव अंक देखते ही हक्का बक्का रह जाता है। एल्विश ने परीक्षा में पूरे 68 अंक हासिल किए हैं। सबको यकीन ही नहीं होता क्योंकि जो लड़का अभी तक बीच की कक्षा की किताबों से पढ़ रहा था उसने इतनी अच्छी परीक्षा कैसे दे दी। ध्रुव तुरंत शक करता है कि उसने नकल की होगी और परीक्षा में बेईमानी को बहुत बड़ा अपराध बताने लगता है, लेकिन एल्विश उसकी बात बंद कराने के लिए मुट्ठी उसके चेहरे के सामने कर देता है। आखिर सब मान लेते हैं कि उसने बिना नकल के परीक्षा दी थी। शीला उसकी मेहनत की तारीफ करती है, लेकिन जलेबी बताती है कि असली बात इससे भी ज्यादा है। एल्विश ने इतने सारे सवाल सिर्फ 2 घंटे में हल किए थे। उसके अनुसार कोरियाई और मानविकी की परीक्षा इतनी जल्दी पूरी करना लगभग नामुमकिन था। जलेबी समझाती है कि भले ही एल्विश पढ़ाई के मामले में शुरू में खाली दिमाग वाला लगता हो, लेकिन उसकी प्राकृतिक समझ और सोचने की क्षमता उम्मीद से कहीं बेहतर है। वो बहुत तेज पढ़ता है, संदर्भ देखकर कठिन शब्दों का अर्थ समझ लेता है और ये भी पहचान लेता है कि अच्छे अंक पाने के लिए किन हिस्सों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। जलेबी सोचते हुए कहती है कि शायद एल्विश की जिंदगी में सच में कोई चमत्कार होने की संभावना है। अगर वो इसी तरह मेहनत करता रहा तो एक दिन बेहद कठिन राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में भी दाखिला ले सकता है। ये सुनते ही एल्विश की आंखों में पहली बार अपने भविष्य की बड़ी उम्मीद दिखाई देती है। बाकी डेलिक्वेंट्स खुशी से उसे हवा में उछालते हैं और कहते हैं कि बड़ा आदमी बनने के बाद उन्हें भूलना मत। एल्विश खुशी में जलेबी को भी उठा लेता है और जोर से धन्यवाद कहकर वादा करता है कि अब वो पूरी ताकत से पढ़ाई करेगा। जलेबी शर्म और गुस्से से लाल होकर उसे तुरंत नीचे उतारने को कहती है। तभी शीला समझाती है कि अभी इतना जश्न मनाना जल्दी होगा क्योंकि मानविकी के बाकी विषयों में उसकी हालत देखने लायक है। ध्रुव अंदाजा लगाता है कि शायद याद करने वाले विषय होने की वजह से अंक कम होंगे, लेकिन असली समस्या कुछ और ही निकलती है। शीला बताती है कि एल्विश की अपनी सोच और नैतिक विश्वास हर उत्तर में दिखाई देते हैं। इसके बाद सब मैदान में उसकी मानविकी की उत्तर पुस्तिकाएं देखने पहुंचते हैं। दूसरी शिक्षिका निराश होकर बताती है कि बार बार परीक्षा देने के बावजूद उसके अंक नहीं सुधरे। समाज शास्त्र में उसके सिर्फ 2 अंक और नागरिक शास्त्र में पूरे 0 हैं। सबके होश उड़ जाते हैं। एल्विश और ध्रुव शिकायत करते हैं कि शायद सवाल ही गलत थे, लेकिन शिक्षिका साफ कर देती है कि गलती सवालों में नहीं, उसके जवाबों में है। एल्विश हर सवाल में वही विकल्प चुनता था जो तानाशाही शासन और कठोर विचारधाराओं का समर्थन करते थे। जलेबी समझ जाती है कि उसने सही उत्तर देने की कोशिश ही नहीं की, बल्कि वही चुना जिससे वो असल जिंदगी में सहमत था। ध्रुव शक से पूछता है कि कहीं एल्विश बड़ा होकर तानाशाह तो नहीं बनना चाहता। एल्विश उलझ कर पूछता है कि तानाशाह होता क्या है। ध्रुव समझाता है कि ऐसा ताकतवर आदमी जो अपनी मर्जी से सब कुछ करे, लेकिन साथ ही बताता है कि जिन लोगों पर ऐसी हुकूमत होती है उनके लिए ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं होती। एल्विश फिर भी कहता है कि बाकी लोगों को जीतना चाहिए ताकि उन्हें मार न पड़े। ध्रुव कुछ पल के लिए बोल ही नहीं पाता। जलेबी समझती है कि स्कूल में हमेशा बिना किसी चुनौती के जीतते रहने के कारण एल्विश के दिमाग में ताकत और जीत की एक अलग ही परिभाषा बन गई है। तभी शीला कहती है कि इस समस्या का समाधान उसका पूरा पढ़ाई का माहौल बदलना है। वो एक ऐसी योजना बनाने लगती है जिसमें एल्विश हर बार अपनी मर्जी से कुछ न कर सके। ध्रुव तुरंत विरोध करता है कि दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जिसे उनका नेता नहीं कर सकता, लेकिन एल्विश उसे चुप कराकर शीला की बात सुनता है। शीला बताती है कि वो नैतिक शिक्षा और नागरिक शास्त्र की एक विशेषज्ञ को जानती है जो उसकी अपनी बड़ी बहन है। उधर स्कूल की खिड़कियों पर जमा डेलिक्वेंट्स मैदान में एल्विश को किताब खोलकर पढ़ते देखते हैं। किसी को यकीन नहीं होता कि उनका नेता सच में पढ़ाई कर रहा है। कुछ लड़के तो मजाक में कहते हैं कि शायद दुनिया का अंत आने वाला है। इसके बाद कहानी शहर के एक बड़े मकान में पहुंचती है। अंदर पोस्टरों से भरे अंधेरे कमरे में एक युवती सोफे पर आराम से लेटकर टीवी देख रही है और खाने पीने में व्यस्त है। उसका नाम करीना है। उसे अपनी बेरोजगार और आराम वाली जिंदगी में कोई खास परेशानी नहीं दिखती। तभी उसका फोन बजता है और स्क्रीन पर शीला का नाम आता है, लेकिन करीना काफी देर तक फोन को नजरअंदाज करती रहती है। शाम होते होते एल्विश, ध्रुव और जलेबी उस मकान तक पहुंच जाते हैं। ध्रुव थोड़ा घबराकर बताता है कि वो पहली बार किसी लड़की के घर आया है
जिस पर जलेबी उसे डांट देती है कि वो हर अच्छे माहौल को खराब करने में माहिर है। एल्विश पूछता है कि वो यहाँ क्यों आए हैं। शीला बताती है कि उन्हें नया शिक्षक चाहिए और वो विशेषज्ञ कोई और नहीं बल्कि उसकी बड़ी बहन करीना है। वो दरवाजा खोलकर सबको अंदर ले जाती है। अंदर सोफे पर करीना की हालत देखकर सब चौंक जाते हैं। पिछली रात की शराब के कारण उसका सिर दर्द कर रहा होता है और वो पानी मांगती है। ध्रुव उसे देखते ही जैसे जम जाता है। शीला उसे पानी देती है और शिकायत करती है कि कम से कम मेहमान आने के दिन तो ठीक से तैयार हो जाती। करीना उल्टा उसके बड़े चश्मे को उतार देती है और कहती है कि ऐसे भयानक चश्मे पहनना बंद कर दे, क्योंकि इनके बिना उसकी छोटी बहन ज्यादा खूबसूरत लगती है। शीला बिना चश्मे के कुछ देख नहीं पाती और उसे वापस मांगती रहती है, लेकिन करीना चश्मा देने से मना कर देती है। वो बताती है कि उसने अपनी बहन के लिए देखने के दूसरे साधन तक खरीद रखे हैं। ध्रुव भी शीला को बिना चश्मे के देखकर प्रभावित हो जाता है। कुछ देर बाद दोनों बहनों की नोकझोंक शुरू हो जाती है। शीला उसे बेरोजगार और दिन भर घर पर पड़े रहने के लिए चिढ़ाती है, जबकि करीना कहती है कि उसे अपनी जिंदगी में दखल देने के बजाय पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। फिर दोनों एक दूसरे की कई पुरानी बातें याद दिलाने लगती हैं। करीना कहती है कि जिंदगी हर इंसान की अपनी यात्रा है और हर किसी को अपना ख्याल खुद रखना चाहिए। शीला जवाब देती है कि करीना ही उसे सिखाया करती थी कि बिना किसी उम्मीद के दूसरों के साथ दयालु रहना इंसानियत में विश्वास बनाए रखने का सबसे अच्छा तरीका है। आखिर करीना अपनी माँ की कही बात याद दिलाती है कि छोटी बहन की देखभाल करना उसकी जिम्मेदारी है। जलेबी उनकी अजीब बहस देखकर परेशान हो जाती है और ध्रुव को लगता है कि अब उनसे मदद मिलना मुश्किल है, लेकिन तभी एल्विश चुपचाप करीना से पूछता है कि क्या उसकी असली परेशानी कोई अच्छा काम न मिलना है। वो कहता है कि अगर यही समस्या है तो वो खुद उसके लिए नौकरी ढूंढने में मदद कर सकता है। एल्विश की बात सुनकर करीना इतनी हैरान होती है कि उसका पेय लगभग गले में अटक जाता है। कुछ समय बाद कहानी फिर इनमेल हाई पहुंचती है। गलियारे में ऊंची एड़ी के जूतों की आवाज गूंजती है और अचानक एक महिला पढ़ाई की फाइल मेज पर पटकते हुए हंसकर कहती है कि उसका पागल विचार सच में काम कर गया। अब करीना पूरी तरह शिक्षिका के रूप में स्कूल आ चुकी होती है। वो बताती है कि उसने शिक्षा की पढ़ाई की है और अब अस्थायी नैतिक शिक्षा की शिक्षिका बनेगी। शीला उसे शिक्षक की कुर्सी पर देखकर हैरान रह जाती है और पूछती है कि क्या ये बिना सामान्य सरकारी प्रक्रिया के संभव है। करीना आत्मविश्वास से कहती है कि सब संभाल लिया गया है। असल में इसके पीछे एल्विश और ध्रुव की चाल थी। प्रधानाचार्य ने नया शिक्षक ढूंढने में मुश्किल बताई थी। तभी एल्विश ने उसकी मेज पर ऐसी तस्वीरों वाली फाइल पटक दी थी जिनमें प्रधानाचार्य जादुई राजकुमारी की पोशाक में दिखाई दे रहा था। एल्विश ने साफ चेतावनी दी थी कि उसे वो तस्वीरें सार्वजनिक करने का कोई शौक नहीं है। इस तरह प्रधानाचार्य को मजबूर करके नई शिक्षिका का इंतजाम कर दिया गया। ध्रुव और एल्विश अपनी सफलता पर मुस्कुराते हैं और उम्मीद करते हैं कि अब एल्विश की खराब आदतें सुधर जाएंगी। करीना भी एल्विश को शिक्षक की नौकरी दिलाने के लिए धन्यवाद देती है और मजाक में कहती है कि बड़ा होने पर उसे शराब पिलाएगी, लेकिन अगले ही पल उसका पूरा अंदाज बदल जाता है। हाथ में लकड़ी की छड़ी लेकर वो एल्विश को आदेश देती है कि नीचे उतरकर दंड बैठक लगाए। पूरी कक्षा सन्न रह जाती है। सबको डर लगता है कि एल्विश का गुस्सा फूट जाएगा, लेकिन करीना सख्ती से समझाती है कि जिसने खुद अपनी आदतें सुधारने की बात मानी है उसे अपनी शिक्षिका से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। एल्विश हैरान होता है कि कुछ समय पहले तक सोफे पर पड़ी रहने वाली बेरोजगार महिला इतनी जल्दी इतनी सख्त शिक्षिका कैसे बन गई। फिर भी वो जमीन पर हाथ टिकाकर दंड बैठक लगाने लगता है। करीना समझाती है कि नैतिक शिक्षा का मतलब सही और गलत की समझ पैदा करना है। एल्विश हमेशा अपनी मर्जी से काम करता आया है, इसलिए उसे सबसे पहले नियमों का सम्मान करना और दूसरों के बारे में सोचना सीखना होगा। एल्विश चुपचाप उसकी बात सुनता है और कहता है कि उसे अपनी नई शिक्षिका की कड़ी शिक्षा पर भरोसा है। करीना मुस्कुराती है और कहती है कि अब नैतिक शिक्षा का पहला सबक शुरू होगा। उसे पहले सभ्य तरीके से बात करना सीखना चाहिए। इतना कहते ही वो लकड़ी की छड़ी घुमाती है। ध्रुव समझ जाता है कि अब एल्विश पर वार होने वाला है और उसका नाम चिल्लाता है। तभी अचानक कक्षा का दरवाजा जोर से खुलता है। एक विद्यार्थी दौड़ता हुआ अंदर आता है और एल्विश को बचाने के लिए खुद उसके सामने खड़ा हो जाता है। छड़ी का पूरा वार उसी पर पड़ता है। करीना भी एक पल के लिए चौंक जाती है। ध्रुव की आंखें फैल जाती हैं क्योंकि वो उस लड़के को पहचान चुका है। पिछली पार्ट में हमने देखा था कि एल्विश को पढ़ाने के लिए शीला की बड़ी दीदी करीना आती है, लेकिन एल्विश को पढ़ाना कोई आसान काम नहीं था, इसलिए शुरुआत से ही मामला थोड़ा दिलचस्प हो जाता है।
एल्विश और ध्रुव अपने प्रिंसिपल की एक सेक्सी फोटो दिखाकर करीना वाइफू को नौकरी दिलवा देते हैं। लेकिन जैसे ही करीना पहली बार क्लास में आती है, उसे अंदाजा भी नहीं होता कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। करीना सबसे पहले एल्विश की एथिंग्स और सड़क छाप बोली सुनकर उसे सबक सिखाने के लिए पीछे डंडा मारने ही वाली होती है। तभी अचानक वहाँ एक बंदा बीच में आकर उस डंडे का वार खुद ही खा लेता है। मतलब भाई, एल्विश को बचाने के लिए बंदा बिना सोचे समझे डंडे के सामने कूद गया। ध्रुव हमें बताता है कि ये एल्विश का दूसरा सबसे लॉयल बंदा कटारिया है। हालांकि करीना के इस खतरनाक वार के बाद कटारिया की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है, लेकिन उसे अपनी चोट की कोई परवाह नहीं होती। उसकी नजरों में तो बस एक ही चीज थी, अपने एल्विश भाई की सुरक्षा। तभी ध्रुव सामने आता है और कटारिया को डांटते हुए कहता है, अबे उल्लू के पट्टे, ये तू क्या कर रहा है। लेकिन भाई यहाँ तो मामला ही उल्टा पड़ जाता है। कटारिया ध्रुव के ऊपर ही भड़क जाता है और उसे सुनाते हुए कहता है, क्या तू जर्मन शेफर्ड है? क्या तू हमारे एल्विश भाई को मार खाता हुआ चुपचाप बैठकर देख रहा था? कटारिया का गुस्सा यहीं खत्म नहीं होता। वह साफ साफ कह देता है कि वह अपने भाई को मार खाता हुआ कभी नहीं देख सकता। तभी वहाँ दो और बंदे आते हैं जो एल्विश को अपने कंधों पर उठा लेते हैं। अब तो ऐसा लग रहा था जैसे ये कोई आम स्कूल नहीं, बल्कि एल्विश की अपनी प्राइवेट आर्मी चल रही हो। इसके बाद कटारिया करीना टीचर को डांटते हुए कहता है, तुमने सोचा भी कैसे कि तुम हमारे एल्विश भाई पर हाथ उठा सकती हो? अगर तुमने दोबारा ऐसा करने के बारे में सोचा तो मैं तुम्हें यहीं गाड़ दूंगा। करीना ये सब देखकर समझ जाती है कि ये लड़के सिर्फ बदतमीज ही नहीं हैं, बल्कि एल्विश के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। वह उनसे पूछती है, तो ये सब तुम्हारी आर्मी है? इसके बाद कटारिया अपनी शर्ट खोलता है और जो हम देखते हैं उसे देखकर तो मामला और भी ज्यादा मजेदार हो जाता है। उसने एल्विश की फोटो वाली शर्ट पहन रखी होती है, जिसमें दिल के बीच एल्विश का चेहरा बना हुआ होता है। कटारिया अपनी शर्ट दिखाते हुए गर्व से कहता है, हम एल्विश के कट्टर फैन हैं और हम हैं एल्विश आर्मी। यानी भाई फैन होने की भी एक लिमिट होती है, लेकिन यहाँ तो मामला सीधा फैन आर्मी तक पहुँच चुका था। हमें बताया जाता है कि इस बंदे का नाम कटारिया है और ये एल्विश का लॉयल दोस्त है और एल्विश के लिए इसकी दीवानगी देखकर साफ पता चल जाता है कि ये अपने भाई के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। करीना उन सब की तरफ देखते हुए कहती है, तो ये सब तुम्हारी एल्विश आर्मी है। और फिर वह उन्हें धमकी देते हुए कहती है कि वह इन सबको बाद में सबक सिखाएगी। लेकिन तभी एल्विश खुद बीच में आ जाता है और करीना को रोकते हुए कहता है कि हमारी एल्विश आर्मी कोई आम ग्रुप नहीं है। एल्विश बताता है कि उसकी आर्मी एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है और एल्विश आर्मी का सबसे पहला काम अपने लीडर यानी एल्विश को किसी भी हाल में सुरक्षित रखना है। एल्विश आगे कहता है कि अगर मैं इन्हें कोई कमांड ना भी दूं, तब भी इनका सबसे पहला मिशन यही रहेगा कि मुझे किसी भी हालत में सुरक्षित रखा जाए। करीना ये सब सुनकर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है, ये तुम क्या बक रहे हो? तभी पीछे से शीला बताती है कि एल्विश ने स्कूल में ये एक रूल बना दिया गया है। अब हमें उस रूल के बारे में बताया जाता है और वह रूल कुछ ऐसा होता है कि इस पूरे स्कूल में एल्विश के अलावा बाकी सब लूजर हैं और कोई भी एल्विश से पंगा नहीं लेगा, वरना उसकी ऐसी की तैसी कर दी जाएगी। ये सुनकर कटारिया फिर से गुस्से से पागल होते हुए करीना से कहता है, तुमने हमारे एल्विश भाई पर हाथ उठाने की हिम्मत भी कैसे की? क्या तुम्हें पता नहीं है कि कोई भी टीचर किसी स्टूडेंट को नहीं पीट सकता? वह आगे कहता है, अगर तुमने अगली बार ऐसा किया तो हम सब स्कूल को तबाह कर देंगे। करीना उसे तीखी नजरों से देखती है और उन्हें बेवकूफ कहते हुए कहती है कि अगर ऐसी बात है तो वह भी दिखाएगी कि वह क्या कर सकती है। इसके बाद करीना कटारिया से कहती है, ठीक है, अगर मैं वायलेंस का इस्तेमाल नहीं कर सकती तो फिर भी तुम्हारे लिए कुछ दूसरी सजा है। इतना कहते हुए करीना एक खतरनाक स्माइल करती है और कहती है, अगर मैं एल्विश पर हाथ नहीं उठा सकती तो उसके लिए कुछ अलग सजा है, जिससे एल्विश और एल्विश आर्मी सबकी फील्डिंग सेट हो जाएगी। ये सुनते ही सभी लोग सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर टीचर करीना किस तरह की सजा देने वाली है। इसके बाद हमें लंच टाइम का सीन दिखाया जाता है, जहां सभी स्टूडेंट्स कैफेटेरिया में बारी बारी से अपना लंच लेने के लिए लाइन में खड़े होते हैं। तभी करीना एल्विश से कहती है कि तुम्हारे लिए भी वही रूल लागू होगा जो बाकी सभी के लिए होता है। एल्विश बड़े ही कॉन्फिडेंस से कहता है कि उसके लिए कोई रूल नहीं है और यही उसका एकमात्र रूल है। करीना उसे जवाब देते हुए कहती है, तुमने कभी खाने के लिए लाइन नहीं लगाई है, इसीलिए तुम्हारा सबसे पहला काम है कि तुम बाकी लोगों की तरह लाइन में लगकर अपने लिए खाना लो। तभी एल्विश करीना को दिखाता है कि उसके लिए एक अलग सी एंट्रेंस बनी हुई है जो सिर्फ एल्विश के लिए होती है और वहां एल्विश के अलावा कोई भी नहीं जा सकता।
ये देखकर करीना भी हैरान रह जाती है। ध्रुव उसे बताता है कि ये एंट्रेंस प्रिंसिपल ने खुद एल्विश के लिए बनाई है और इसमें कुछ गलत नहीं होना चाहिए क्योंकि इसे प्रिंसिपल ने खुद बनवाया है। वहीं मन ही मन धुर अपनी ब्लैकमेल प्रिंसिपल के बारे में सोचकर खुश होता है। ये सब देखकर करीना काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है और एल्विश से कहती है, तुम्हें दूसरों के नजरिए को भी समझना होगा और ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि तुम बाकी सब की तरह जीना शुरू करो। इसके बाद वह साफ साफ कहती है, तो आज से खाने के लिए लाइन में लग जाओ। ध्रुव एल्विश से कहता है, एल्विश भाई तुम कीड़े मकोड़े के साथ बैठकर खाना कैसे खाओगे? लेकिन एल्विश उसे समझाते हुए कहता है, यार ये कोई बड़ी बात नहीं है, और फिर अंदर कैफेटेरिया में चला जाता है। वह ध्रुव से कहता है कि अगर उसे कॉलेज में जाना है तो इतना तो करना ही पड़ेगा, लेकिन इसके करीब 3 मिनट बाद ही हमें जो सीन देखने को मिलता है उसे देखकर पता चल जाता है कि एल्विश के लिए ये 3 मिनट किसी सजा से कम नहीं थे। एल्विश काफी ज्यादा परेशान हो चुका होता है और गुस्से में आग बबूला नजर आता है। ध्रुव देखता है कि एल्विश के चेहरे से पसीना निकल रहा है और वह पूरी तरह गुस्से में है। एल्विश पूरी तरह थका हुआ कहता है, यहाँ खड़े होना कितना मुश्किल काम है, इससे आसान तो 300 किलो की डेडलिफ्ट मारना लगता है, लेकिन इतना देर तक वेट करना उसके लिए उससे भी ज्यादा बेकार चीज है। वहीं दूसरी तरफ करीना ये सब देखकर मुस्कुरा रही होती है। वह सोचती है कि अगर एल्विश ने आज तक कभी वेट नहीं किया तो यह देखना काफी मजेदार होगा कि वह इस चीज को कैसे हैंडल करता है। तभी अचानक करीना कुछ देखकर शॉक हो जाती है। हम देखते हैं कि सारे लोग अपनी लाइन से निकलकर साइड में खिसक जाते हैं और एल्विश के लिए सीधी जगह बना देते हैं। लोग आपस में बहाने बनाने लगते हैं कि किसी को पेट में दर्द है और उसे बाथरूम जाना है, तो कोई कहता है कि उसे कोई जरूरी काम याद आ गया है, इसीलिए वह बाद में खाना खाएगा। तभी हम देखते हैं कि सामने कटारिया खड़ा होता है और पता चलता है कि ये सब उसी का किया धरा था। एल्विश खाली जगह देखकर खुश हो जाता है कि उसे लाइन नहीं लगनी पड़ेगी। वहीं कटारिया करीना की तरफ एक टेढ़ी नजर से देखता है और फिर उसे एक किलर और चैलेंजिंग स्माइल देता है। करीना भी उसे किलर स्माइल देते हुए समझ जाती है कि ये सब उसी का काम है। इसके बाद वह गुस्से में आगे बढ़ने लगती है, लेकिन करीना ने अभी हार नहीं मानी थी। बाद में हमें एक और सीन दिखाया जाता है जहां एल्विश का घमंड तोड़ने के लिए करीना उसे दूसरा काम देती है और वो काम होता है बाथरूम क्लीनिंग। ये सुनते ही एल्विश की तो फट के 4 हो जाती है। उसके लिए किसी बाथरूम को साफ करना किसी बहुत बड़ी सजा से कम नहीं था, लेकिन इससे पहले कि एल्विश कुछ कर पाता वहां कटारिया और उसका एक दोस्त आ जाते हैं और दोनों बहुत तेजी से बाथरूम साफ करने लगते हैं। इतना ही नहीं, एल्विश के बाकी चमचे भी उस काम में लग जाते हैं ताकि एल्विश भाई को खुद कुछ भी करने की जरूरत ना पड़े। यानी करीना ने सजा एल्विश को दी थी, लेकिन भुगतने के लिए पूरी एल्विश आर्मी तैयार थी। तभी हमारी करीना तीसरा ऑर्डर देती है कि अब एल्विश टाइम पर स्कूल आएगा और बाकी लोगों की तरह खुद भी रोज स्कूल आएगा। लेकिन यहाँ भी कटारिया और उसके साथी पीछे नहीं हटते। हम देखते हैं कि वे एल्विश को एक बकेट पर लोड करके उसे टाइम पर स्कूल लेकर आते हैं। यानी एल्विश को स्कूल आने की भी जरूरत नहीं पड़ती, उसकी एल्विश आर्मी खुद उसे उठाकर स्कूल पहुंचा देती है। करीना ये सब देखकर समझ जाती है कि ये लोग इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं हैं। इसके बाद करीना 4th ऑर्डर करती है कि स्कूल के सभी घास को काटो और गार्डनिंग का काम भी करो, लेकिन कटारिया इस काम को भी खुद ही पूरा कर देता है ताकि एल्विश भाई को कुछ भी ना करना पड़े। इसके बाद करीना 5वां ऑर्डर देती है, फिर 6वां, और देखते ही देखते वह एल्विश को बहुत सारे काम दे देती है। लेकिन हर बार कटारिया और उसकी एल्विश आर्मी उन सभी कामों को पूरा कर देती है ताकि उनके एल्विश भाई को कोई काम ना करना पड़े। आखिरकार स्कूल खत्म हो जाता है। इतने सारे काम करने के बाद कटारिया पसीने से पूरी तरह भीगा हुआ होता है, लेकिन उसके चेहरे पर फिर भी एक मुस्कान होती है और ऐसा महसूस करता है जैसे उसने अपने भाई के लिए कोई बहुत बड़ा काम कर दिया हो। लेकिन अचानक वह रुक जाता है और खुद से कहता है, मुझे इस काम के लिए प्राउड नहीं करना चाहिए। तभी वहाँ करीना आती है और कहती है, क्या सारे काम हो गए? करीना आगे कहती है, अब कौन सा काम बच गया है? ये सुनते ही कटारिया गुस्से से बड़बड़ाते हुए कहता है, ये औरत की टोह। लेकिन उसका गुस्सा यहीं शांत नहीं होता। वह करीना पर चिल्लाते हुए कहता है, तुमने हमारे साथ जो खेल खेला है उसका बदला वो जरूर लेगा, और वैसे भी ये सब करवाने का पढ़ाई से क्या लेना देना है। कटारिया की बात सुनकर करीना टीचर के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आती है। वह कटारिया की तरफ देखते हुए कहती है, आखिर तुम्हें ये सारे काम करने के लिए बोला किसने था? तुमने तो अपने आप ही ये सारे काम किए हैं। इतना कहकर वह उन्हें बेवकूफ समझते हुए उनकी तरफ देखती है। तभी कटारिया का दोस्त भी करीना टीचर को जवाब देने लगता है। वह कहता है,
तुम हमें इसलिए टेढ़ी नजर से देख रही हो ना क्योंकि तुम्हारा दिमाग पत्थर का है। वह आगे कहता है, क्या तुम सच में एक टीचर हो? तुम अपने ही स्टूडेंट से ये सब काम करवा रही हो और खुद को टीचर कहती हो। लेकिन करीना भी चुप रहने वालों में से नहीं थी। वह उन लोगों की तरफ देखते हुए कहती है, गधों, इसलिए तुम सब एल्विश के चमचे हो। ये सुनते ही हम कटारिया को देखते हैं जो काफी गुस्से में होने के बावजूद किसी तरह अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा होता है। वह दांत पीसते हुए करीना से कहता है, तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन अगले ही पल उसका गुस्सा पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। कटारिया सीधा अपना पंच करीना टीचर की तरफ बढ़ा देता है, लेकिन वह करीना को मारने की बजाय उसके ठीक बगल वाली दीवार पर पंच मार देता है। उसके मुक्के की ताकत इतनी ज्यादा होती है कि दीवार तक क्रैक हो जाती है। कटारिया गुस्से में कहता है, कुछ भी बोलने से पहले सोच समझकर बोलो। ये देखकर पूरी एल्विश आर्मी तुरंत कटारिया को पकड़ने लगती है और उसे शांत कराने की कोशिश करते हुए कहती है, भाई शांत हो जा, इतना भी गुस्सा मत कर। वहीं करीना की नजर अभी भी उस दीवार पर होती है जहां कटारिया का हाथ लगा हुआ था। वह कुछ सेकंड उसे देखती है और फिर अचानक अपना टोन बदलते हुए कहती है, तुमने अभी जो किया है उसके कॉन्सिक्वेंसेस तुम्हें जरूर झेलने पड़ेंगे। ये सुनते ही कटारिया खुद भी रियलाइज करता है कि उसने गुस्से में अभी क्या कर दिया है। वह थोड़ा शॉक में पड़ जाता है और कहता है, मैं अभी बस अपने गुस्से से आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। लेकिन उसके इतना कहते ही अगले ही सेकंड करीना टीचर का एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर पड़ता है। करीना गुस्से में कटारिया की तरफ देखते हुए कहती है, सच कहूं तो मुझे तुम सबकी जिंदगी से जरा भी फर्क नहीं पड़ता। वह आगे कहती है, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा पागलपन भरा स्कूल पहली बार देखा है और सच कहूं तो मैं काफी ज्यादा क्यूरियस हूं कि आखिर यहाँ के लोग ऐसे क्यों हैं। करीना फिर उन सभी से सवाल करती है, इस स्कूल में एल्विश इतना ज्यादा स्पेशल क्यों है? तुम लोग उसे इतना प्यार क्यों करते हो? और इसके बावजूद तुम लोग चाहते क्या हो कि एल्विश अपना फ्यूचर बनाने की बजाय एक गुंडा बनकर रहे, हमेशा लड़ता रहे और इसी तरह अपनी जिंदगी बर्बाद करता रहे। करीना की बातें सुनकर वहां मौजूद सभी लोग बिल्कुल शांत खड़े रहते हैं। कोई भी तुरंत उसका जवाब नहीं दे पाता और इसी दौरान हमें पता चलता है कि एल्विश भी वहां पीछे आ चुका है और चुपचाप इन सारी बातों को सुन रहा है। लेकिन इस बार एल्विश बीच में इंटरफेयर नहीं करता। वह दीवार के पीछे छिपकर पूरी बातचीत सुनने का फैसला करता है, क्योंकि शायद वह भी पहली बार जानना चाहता था कि आखिर उसके साथी उसे लेकर इतना पॉजेसिव क्यों है। तभी कटारिया करीना को 2 साल पहले की एक घटना के बारे में बताना शुरू करता है और जैसे ही वह अपनी कहानी शुरू करता है, हमें अतीत का एक सीन दिखाई देता है। हम देखते हैं कि कुछ लड़के मिलकर कटारिया को गुदगुदी कर रहे होते हैं और उसे लगातार हंसने के लिए मजबूर कर रहे होते हैं। कटारिया हंसते हंसते परेशान हो चुका होता है और उनसे कहता है, रुक जाओ भाई, पहले मुझे सांस तो लेने दो। लेकिन उन बुली लड़कों को उसकी हालत देखकर और मजा आ रहा होता है। उन्हीं लड़कों में से एक का नाम जोगिंदर होता है, जो इस बुली गैंग का लीडर भी था। जोगिंदर कटारिया की तरफ देखते हुए कहता है, बहुत हंस लिया ना, अब जन्नत की सैर करके आ। और इतना कहते ही वह अपना मुक्का सीधे कटारिया के मुंह पर मार देता है। कटारिया करीना को बताता है कि इन बुली लड़कों की वजह से इस स्कूल में रहना बिल्कुल आसान नहीं था। हमारा स्कूल इनम्योल हाई स्कूल एक ऐसी जगह थी जहां कुछ मुसीबत पैदा करने वाले बुली लड़के बाकी सारे स्टूडेंट्स का जीना हराम करके रखते थे। यहाँ सिर्फ एक ही कानून चलता था, ताकत का कानून। जो मजबूत था वह कुछ भी कर सकता था और जो कमजोर था वह रोज पिटता था। कमजोर स्टूडेंट्स को ऐसे मारा जाता था जैसे उनकी कोई कीमत ही ना हो। कटारिया आगे बताता है, मैं भी उन्हीं कमजोर लड़कों में से एक था जो रोज बुली होता था। लेकिन एक दिन हमारी क्लास में एक ऐसा बंदा आया जो बाकी सबसे बिल्कुल अलग था और वो कोई और नहीं बल्कि एल्विश था। एल्विश क्लास में आते ही स्कूल के सबसे बड़े बुलियों को फाइट के लिए सीधे चैलेंज कर देता था। लेकिन सबसे मजेदार बात ये थी कि एल्विश खुद एक पंच भी ठीक से नहीं मार पाता था। कटारिया बताता है कि उसे समझ ही नहीं आता था कि एल्विश ऐसा क्यों करता है। आखिर जब वह इतना कमजोर था तो इन खतरनाक बुलियों के सामने बार बार क्यों खड़ा हो जाता था। लेकिन एल्विश रोज स्कूल आता और हर दिन उन्हीं बुलियों को फाइट के लिए चैलेंज करता और नतीजा हर बार एक जैसा होता। एल्विश की बुरी तरह पिटाई होती। इसके बावजूद अगले दिन वह फिर वापस आता
और उन्हें दोबारा चैलेंज करता। एक दिन स्कूल के बाद कटारिया और एल्विश साथ बैठे हुए थे। उस समय कटारिया ने एल्विश से पूछा था कि जब वह इतना कमजोर है तो फिर इन बड़े बड़े खतरनाक बुली लड़कों से बार बार क्यों भिड़ता रहता है। सच कहें तो उस समय किसी को भी एल्विश की असली वजह समझ नहीं आई थी। जब भी स्कूल में कोई कमजोर स्टूडेंट बुली होता, एल्विश वहां पहुंच जाता और उन बुली लड़कों को हाथी, बेवकूफ, कुत्ते का पिल्ला जैसी बातें बोलकर फाइट के लिए चैलेंज कर देता। और हर बार एल्विश खुद बुरी तरह मार खाता, लेकिन इतनी गंदी मार खाने के बाद भी वह अपनी इस हरकत को बंद नहीं करता था। बाद में कटारिया को असली वजह पता चली। एल्विश ये सब इसलिए कर रहा था ताकि उसके दोस्तों को बुली होने से बचा सके। वह अपने दोस्तों की जगह खुद मार खा रहा था, यानी जिस लड़के को बाकी लोग बेवकूफ समझ रहे थे, वह असल में अपने दोस्तों को बचाने के लिए खुद को हर बार खतरे में डाल रहा था। इसके बाद हमें एक इंसिडेंट दिखाया जाता है। एक शाम एल्विश और उसके सभी दोस्त स्कूल से वापस घर जा रहे होते हैं। उसके दोस्त एल्विश से कह रहे होते हैं कि वह उनका हीरो है और उसकी वजह से ही वे लोग हर बार बच पाते हैं, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उस दिन उनके लिए एक बड़ी मुसीबत पहले से उनका इंतजार कर रही थी। दूसरी तरफ जोगिंदर और उसके बुली दोस्त उन सभी को घेरने का प्लान बना चुके थे। जोगिंदर अपने चेहरे पर एक साइको स्माइल लाते हुए कहता है, आज तो इन लूजर्स के हीरो को सबक सिखाना पड़ेगा। इसके बाद हमें एक ऐसा सीन दिखाई देता है जहां तेज बारिश हो रही होती है। बारिश के बीच एक पल के नीचे एल्विश हमेशा की तरह अपने दोस्तों को प्रोटेक्ट करने के लिए खुद उनके आगे खड़ा होता है और अकेले ही मार खा रहा होता है। वहीं जोगिंदर बाकी लड़कों से कहता है, देखो तुम्हारा दोस्त तुम्हारे लिए मार खा रहा है और तुम साले उसे बचा भी नहीं पा रहे हो। लेकिन उस दिन की पिटाई पहले की किसी भी पिटाई से ज्यादा भयानक थी। एल्विश को इतनी बुरी तरह मारा गया था कि वह उठ तक नहीं पा रहा था। बारिश लगातार हो रही थी और उसका खून पानी के साथ बह रहा था। जोगिंदर उसके ऊपर खड़ा होकर हंस रहा था। फिर वह एल्विश को देखते हुए कहता है, इस शहर में हीरो नहीं होते, सिर्फ विलेन होते हैं और मैं उनमें से एक हूँ। उस वक्त वहां मौजूद सभी लोग बिल्कुल चुप थे। कोई भी एल्विश की मदद के लिए आगे नहीं बढ़ पा रहा था। कटारिया भी डर से कांप रहा था। वह करीना को बताते हुए कहता है, मुझे उस वक्त खुद पर शर्म आ रही थी, लेकिन मेरा डर उससे भी ज्यादा बड़ा था। कटारिया एक लंबी सांस लेता है और आगे बताता है, लेकिन एल्विश ने उस दिन कुछ ऐसा किया जो हमने पहले कभी नहीं देखा था। बारिश में बुरी तरह घायल पड़ा एल्विश धीरे धीरे उठने लगता है। उसकी आंखों में एक अलग ही आग दिखाई दे रही होती है। उस दिन पहली बार उसने सिर्फ बचाव नहीं किया, उसने वापस मुक्का मारा, फिर दूसरा मुक्का, फिर तीसरा, और इसके बाद वह रुका ही नहीं। उस दिन जैसे एल्विश के अंदर कुछ बदल गया था। जिस लड़के को हर कोई कमजोर समझता था, उसी ने पहली बार अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी। सबसे पहले उसने जोगिंदर को हराने के लिए पूरी ताकत लगा दी। दोनों के बीच लड़ाई काफी लंबी चली। दोनों के शरीर खून से लथपथ हो चुके थे, लेकिन आखिरकार वह पल आ ही गया जब जोगिंदर जमीन पर पड़ा हुआ था और एल्विश उसके सामने खड़ा था। एल्विश जीत चुका था और भाई उस दिन सिर्फ एल्विश नहीं जीता था, बल्कि उसके साथ जुड़े हर उस स्टूडेंट को ऐसा लगा जैसे उन्होंने भी अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई जीत ली हो। सभी लोग खुशी से झूम उठे और मिलकर उस जीत का जश्न मनाने लगे। जो लड़के पहले एल्विश पर हंसा करते थे, अब उसका नाम सुनते ही रास्ता छोड़ने लगे। धीरे धीरे पूरे स्कूल की फूड चेन ही पलट गई। जो लड़का कभी सबसे ज्यादा पिटने वाला और सबसे कमजोर समझा जाता था, वही कुछ समय बाद पूरे स्कूल का टॉप डॉग बन चुका था। एल्विश यहीं रुकने वाला नहीं था। स्कूल वापस आने के बाद उसने धीरे धीरे अपने लड़ने का एक रिदम हासिल कर लिया था। सबसे पहले वह फर्स्ट ईयर के सबसे बड़े बुली को हराता है और देखते ही देखते फर्स्ट ईयर के बाकी स्टूडेंट्स भी उसके दबदबे में आ जाते हैं। इसके बाद एल्विश सेकंड ईयर के बुली को भी हरा देता है। लेकिन भाई असली मजा तो तब आता है जब थर्ड ईयर का एक बुली एल्विश को सिर्फ फर्स्ट ईयर का बच्चा समझकर उसके सामने अकड़ दिखाने लगता है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं होता कि वह किससे पंगा ले रहा है। एल्विश उसे ऐसा भयानक हेडबट मारता है कि वह भी वहीं चारों खाने चित्त हो जाता है। लेकिन एल्विश का मिशन सिर्फ स्कूल के बुलियों तक सीमित नहीं था। अब वह स्कूल के बाहर के बुलियों से भी भिड़ने लगा था। अगले सीन में हम देखते हैं कि एल्विश कुछ लोकल गुंडों से लड़ रहा होता है। वह सामने वाले बंदे की जमकर धुनाई करता है और उसकी शर्ट ऊपर करके उसे बुरी तरह लॉक कर देता है। आसपास खड़े बाकी गुंडे ये देखकर पूरी तरह हैरान रह जाते हैं। उनमें से एक कहता है, ये नहीं हो सकता, हम पूरा जिला संभालते हैं।
हैं और हमारी गैंग को कोई फर्स्ट ईयर का बंदा इतनी बुरी तरह कैसे हरा सकता है। वहीं पास में खड़ा एक टकला भी ये देखकर हैरान रह जाता है और कहता है ये हो ही नहीं सकता। लेकिन अगले ही पल उसे समझ आ जाता है कि अगर एल्विश को अभी नहीं रोका गया तो आगे चलकर ये बंदा उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकता है। इसलिए वह अपने आदमियों को ऑर्डर देता है, हमें इस बंदे को अभी के अभी निपटाना होगा, इसे अभी खत्म कर दो। उसके आदमी एल्विश की तरफ बढ़ने ही वाले होते हैं कि तभी अचानक वहां एल्विश के स्कूल की एल्विश आर्मी पहुंच जाती है। और भाई ये लोग भी खाली हाथ नहीं आए थे, कोई झाड़ू उठा रहा था, कोई टेबल, कोई डेस्क, तो जिसके हाथ में जो चीज आई वही लेकर सब गुंडों की तरफ दौड़ पड़े। ये नजारा देखकर टकला गुंडा भी घबरा जाता है और कहता है ये सब लोग सच में पागल हो चुके हैं। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। एल्विश आर्मी पूरी तरह से उन सभी गुंडों पर टूट पड़ती है और देखते ही देखते वहां जबरदस्त मारपीट शुरू हो जाती है। इसी बीच हमारी नजर कटारिया पर भी पड़ती है, जो अपनी दिल वाली एल्विश भाई की शर्ट पहने हुए पूरी स्पीड में लड़ाई में कूद जाता है। कटारिया चिल्लाते हुए कह रहा होता है मैं अपने बॉस एल्विश को प्रोटेक्ट करूंगा। यानी भाई बंदे की लॉयल्टी में कोई कमी नहीं थी। लड़ाई काफी देर तक चलती है और आखिरकार शाम हो जाती है। जब लड़ाई खत्म होती है तो एल्विश आर्मी के ज्यादातर लोग बुरी तरह थक चुके होते हैं, लेकिन अच्छी बात ये होती है कि उन्होंने लड़ाई जीत ली थी। आसपास नजर डालने पर वहां के सारे लोकल गुंडे जमीन पर गिरे पड़े होते हैं। ये देखकर कटारिया राहत की सांस लेता है और स्कूल के बाकी सभी एल्विश आर्मी वाले भी खुशी से झूम उठते हैं कि आखिरकार उन्होंने जीत हासिल कर ली है। इसके बाद सभी लोग एक दूसरे को गले लगाने लगते हैं और जीत का जश्न मनाते हैं। उनके लिए ये सिर्फ एक लड़ाई की जीत नहीं थी, बल्कि उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे बुली करने वालों का आतंक पूरी तरह खत्म हो गया हो और अब वे सच में आजाद हो चुके हों। वहीं दूसरी तरफ एल्विश भी लड़ाई जीतने के बाद अपनी बॉडी दिखाते हुए बड़े कॉन्फिडेंस के साथ खड़ा होता है। एल्विश आर्मी के लोग उसके आसपास आकर कहते हैं भाई अब हम जीत चुके हैं और तुम एक हीरो बन चुके हो। इसके बाद वे एल्विश को बताते हैं कि अब वह सिर्फ स्कूल का टॉप डॉग नहीं रहा, बल्कि इस शहर का नया हीरो बन चुका है और उसके लेवल का कोई भी बंदा यहाँ नहीं बचा है। ये सुनकर एल्विश जीत की खुशी में पूरी तरह जोश में आ जाता है और अपना हाथ ऊपर करके चिल्लाने लगता है अब एल्विश का राज होगा और पूरे स्कूल में एल्विश के ही रूल्स चलेंगे। उसकी बात सुनते ही पूरी एल्विश आर्मी भी उसे सेलिब्रेट करने लगती है। इसके बाद एल्विश अपना पहला रूल बताता है। वह कहता है कि स्कूल में अब कोई भी बुली नहीं करेगा और ना ही कोई किसी को बुली बनने देगा। सभी लोग शांति से रहेंगे और अपनी जिंदगी को एंजॉय करेंगे। ये सुनकर पूरी एल्विश आर्मी खुशी से झूम उठती है। इसके बाद एल्विश अपना दूसरा रूल बताता है कि एल्विश सबका बाप है और कोई भी उससे पंगा नहीं लेगा। ये सुनते ही सभी लोग चीयर करने लगते हैं। तभी कटारिया भीड़ के बीच से चिल्लाकर कहता है कोई भी मेरे भाई से पंगा नहीं लेगा। कटारिया की ये बात सुनते ही एल्विश काफी ज्यादा खुश हो जाता है और अपना शक्ति प्रदर्शन करने लगता है। इसके बाद एल्विश बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहता है ये मेरी दुनिया है और यहाँ सिर्फ मेरे नियम चलेंगे। लेकिन अगले ही सेकंड एल्विश का लुक अचानक काफी कोल्ड और डार्क हो जाता है। वह पूरी एल्विश आर्मी की तरफ देखता है और कहता है चलो मेरे लिए रेलगाड़ी बनाओ। अब अगले सीन में जो देखने को मिलता है वो काफी मजेदार होता है। एल्विश आर्मी के लोग अपनी पीठ के ऊपर एल्विश को बैठाकर रेलगाड़ी बना लेते हैं और उसे लेकर आगे बढ़ने लगते हैं। ऊपर बैठा एल्विश काफी खुश नजर आ रहा होता है और इस पूरी राइड को खूब एंजॉय कर रहा होता है। वहीं रेलगाड़ी का हिस्सा बना कटारिया मन ही मन सोच रहा होता है कि आखिर एल्विश भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं। उसे ये हरकत थोड़ी बहुत पहले वाले बुली की हरकत जैसी लग रही होती है और ये चीज कटारिया को अंदर से पसंद नहीं आती। लेकिन फिर वह खुद को समझाता है कि एल्विश यहाँ तक आखिर पहुँचा कैसे है। एक समय पर एल्विश एक कमजोर लड़का था, लेकिन आज वही एल्विश पूरे स्कूल का टॉप डॉग बन चुका है और सबसे बड़ी बात यह है कि वह किसी को परेशान नहीं कर रहा, बल्कि अपनी एल्विश आर्मी को ही काम दे रहा है। इसीलिए कटारिया फिर खुश हो जाता है और एल्विश को अपने ऊपर बैठाकर रेलगाड़ी की राइड देने लगता है। वह मन ही मन कहता है अगर मेरा एल्विश भाई खुश है तो मैं भी खुश हूँ। इसके बाद वह एल्विश से पूछता है भाई तू खुश है ना। एल्विश भी बड़े मजे से जवाब देता है कि उसे बहुत मजा आ रहा है और वह बहुत खुश है। इसी के साथ सीन वापस प्रेजेंट में आ जाता है, जहां कटारिया ये पूरी कहानी करीना को बता रहा होता है और कहता है कि इसी वजह से वे सभी एल्विश की इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। ये सब सुनने के बाद करीना कटारिया की तरफ देखती है और कहती है कि तुम लोगों ने काफी बुरा समय देखा है और आज तुम लोग जहां खड़े हो वो सब तुम डिजर्व करते हो, लेकिन इसके बावजूद तुम लोग अपने भाई एल्विश की पढ़ाई में दखलंदाजी कर रहे हो। करीना समझाती है कि वह एल्विश को जो भी टास्क दे रही है
वह उसके लिए काफी ज्यादा जरूरी है और अगर एल्विश को आगे बढ़ना है तो उसे पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। साथ ही उसे ये भी समझना होगा कि वह भी एक नॉर्मल इंसान है, कोई राजा नहीं है। ये सुनकर कटारिया थोड़ा गुस्सा हो जाता है और करीना टीचर से कहता है, टीचर तुम अभी भी नहीं समझी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। वह आगे कहता है कि एल्विश पूरे जिले का टॉप डॉग है और इस समय उसके जैसा पावरफुल कोई दूसरा नहीं है। लेकिन करीना उसकी बात को काटते हुए कहती है, पावर में रहने के बाद क्या ही हो जाएगा, इससे कुछ बदलने वाला नहीं है। कटारिया फिर करीना को समझाने की कोशिश करता है। इसी दौरान हमें पता चलता है कि एल्विश भी वहीं पास की दीवार के पीछे खड़ा होकर उनकी पूरी बातचीत सुन रहा है। कटारिया करीना को समझाते हुए कहता है कि एल्विश बिल्कुल भी ऑर्डिनरी नहीं बन सकता। अगर एल्विश एक नॉर्मल इंसान बन गया तो उसकी सारी पावर गायब हो जाएगी और जैसे ही ऐसा होगा, यहाँ कोई दूसरा आदमी जो काफी लंबे समय से इस पावर के लिए भूखा बैठा है और उनके स्कूल के साथ साथ पूरी एल्विश आर्मी पर नजर बनाए हुए है, वह मौके का फायदा उठा लेगा। कटारिया आगे बताता है कि अगर ऐसा हुआ तो ये सब कुछ एक झटके में खत्म हो जाएगा। स्कूल फिर से पहले जैसा हो जाएगा और कुछ हरामी लोग आकर उनके जैसे स्टूडेंट्स को परेशान करेंगे और अपने फायदे के लिए उनका इस्तेमाल करेंगे। और अगर स्कूल के अंदर से ऐसा कोई नहीं आया तो बाहर का कोई बंदा जरूर होगा जो काफी समय से उन पर नजर बनाए हुए है और मौका मिलते ही पावर में आने की कोशिश करेगा। इसके बाद करीना कटारिया से कहती है, बाकी सब तो ठीक है लेकिन इसका एल्विश से क्या लेना देना है। वह आगे कहती है कि उसकी बातों से तो साफ साफ पता चल रहा है कि तुम लोग अपने फायदे के लिए एल्विश का इस्तेमाल करना चाहते हो। करीना की ये बात सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान, अपसेट और गुस्से में आ जाते हैं। लेकिन करीना कटारिया को समझाते हुए कहती है, दूसरों के भरोसे रहना बंद करो और कभी अपना भी हाथ इस्तेमाल करो। हालांकि यहाँ वह फाइटिंग के लिए हाथ इस्तेमाल करने की बात कर रही होती है, किसी गलत काम के लिए नहीं। इसके बाद तो भाई हमारी वाइफू करीना का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है और वह कटारिया पर चिल्लाते हुए कहती है, एल्विश कोई यहाँ का राजा नहीं है जो तुम लोगों को पाल रहा हो, उसके पास ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं है और तुम सब उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हो। वह आगे कहती है कि अगर तुम लोगों को एल्विश से कुछ चाहिए तो बदले में तुम्हें उसे भी कुछ देना होगा। फिर करीना सीधा सवाल करती है, तुमने आखिर एल्विश से अपने लिए इतना कुछ लिया है लेकिन बदले में तुम लोगों ने उसके लिए क्या किया है। करीना साफ कर देती है कि उसका मतलब पैसों से नहीं है, वह ऐसी चीज के बारे में पूछ रही है जिससे एल्विश को सच में कोई फायदा हुआ हो। इसके बाद करीना फोर्स करके कटारिया से पूछती है, तुमने आखिर अपने भाई के लिए क्या किया है। ये सवाल सुनते ही कटारिया पसीने से तरबतर हो जाता है। वह सोचने लगता है कि आखिर वह क्या जवाब दे। उसके दिमाग में कुछ नहीं आ रहा होता। तभी अचानक उसके दिमाग में एक चीज आती है और वह कहता है, रेलगाड़ी। इसके बाद वह पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता है, हमने अपने भाई के लिए रेलगाड़ी बनने का काम किया है। दीवार के पीछे खड़ा एल्विश ये सब सुन रहा होता है और कटारिया का जवाब सुनकर काफी खुश हो जाता है। वह मन ही मन कहता है, कटारिया भाई बिल्कुल सही कहा। इसी के साथ सीन चेंज होता है और हम एक रेस्टोरेंट का सीन देखते हैं जहां मीट मिलता है। अंदर का माहौल देखते ही पता चल जाता है कि यहाँ कोई आम आदमी नहीं बैठा है। एक तरफ हम देखते हैं कि जोगिंदर प्लेट पर प्लेट मीट खा रहा होता है और उसके सामने एक बंदा डरा सहमा खड़ा होता है जो जोगिंदर को कुछ बताने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वह इतना डरा हुआ होता है कि ठीक से बोल भी नहीं पा रहा होता। तभी जोगिंदर अपनी चॉप्स उसके सिर पर मारते हुए कहता है, अबे जल्दी बोल साले, जो बोलना है। सामने वाला बंदा आखिरकार डरते डरते अपनी बात बताता है। उसकी पूरी बात सुनने के बाद जोगिंदर उसकी तरफ देखते हुए कहता है, तो तुम ये बोल रहे हो कि वो साला एल्विश पढ़ाई करना शुरू कर दिया है और तुम मेरे पास मदद मांगने इसलिए आए हो क्योंकि इस बात से तुम्हारी जल रही है। सामने वाला बंदा तुरंत कहता है, हाँ भाई यही रीजन है। जोगिंदर कुछ देर चुप रहता है और फिर कहता है, अरे अच्छा, तो आजकल स्कूलों में ऐसा चल रहा है। लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं और गुस्सा साफ दिखाई देने लगता है। जोगिंदर गुस्से से कहता है, वो साला एल्विश, उसने मेरी जिंदगी नर्क करके खुद आराम से मजे कर रहा है। उसे लगता है कि मेरी जिंदगी बर्बाद करके वो आराम से मस्ती से जी पाएगा। वह आगे कहता है कि एल्विश को जरा भी अंदाजा नहीं है कि वह उसके साथ क्या करने वाला है। इसके बाद जोगिंदर पिछली बार की घटना को याद करता है और सोचता है कि उस घटना के बाद से वह काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। अब वह एल्विश से अपना बदला लेकर रहेगा और उसे बर्बाद करके ही दम लेगा। आखिरकार जोगिंदर की नजरों में एल्विश ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन था। अगले दिन हम स्कूल का सीन देखते हैं जहां शीला अपनी बेंच पर बैठी हुई पूरी तरह कांप रही होती है। उसकी हालत देखकर ऐसा लग रहा होता है
जैसे उसने स्कूल में कुछ ऐसा देख लिया हो जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अचानक शीला अपनी सीट से खड़ी हो जाती है और उसे इस तरह कांपता हुआ देखकर उसके बगल में बैठी जलेबी भी शॉक्ड रह जाती है। जलेबी तुरंत उससे पूछती है, बहन तू इतना कांप क्यों रही है? शीला पहले जलेबी से माफी मांगती है और फिर बताती है कि उसने अपनी जिंदगी में ऐसा नजारा पहले कभी नहीं देखा, इसलिए उसे समझ ही नहीं आ रहा कि वह इतनी ज्यादा डर क्यों रही है। इसके बाद वह चारों तरफ देखती है तो उसे और भी ज्यादा हैरानी होती है, क्योंकि क्लास में मौजूद सभी स्टूडेंट्स बिल्कुल शांत बैठे हुए होते हैं और चुपचाप अपनी पढ़ाई कर रहे होते हैं। तभी उसकी नजर ब्लैक बोर्ड पर जाती है, जहां एक बंदा क्लास में बात करने वाले स्टूडेंट्स के नाम लिख रहा होता है। ये देखकर शीला और जलेबी दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और जब वे सामने देखते हैं तो वहां हमारा एल्विश भाई खड़ा होता है। एल्विश बड़े सीरियस अंदाज में ब्लैक बोर्ड पर बात करने वाले लोगों के नाम लिख रहा होता है और उसमें शीला और जलेबी का नाम भी लिख देता है। इसके बाद वह दोनों को घूरते हुए कहता है, तुम दोनों बात करके मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो, इसलिए क्लास में कोई भी बात नहीं करेगा। ये सुनकर जलेबी बढ़ाती है, ये गधा आज हमें ही लेक्चर दे रहा है, कैसे कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं। वहीं उसके बगल में बैठी शीला भी हैरान होकर कहती है, ये बहुत अजीब है, एल्विश का ऐसा करना तो समझ आता है, लेकिन बाकी सारे बच्चे भी ऐसे क्यों एक्ट कर रहे हैं? पहले तो किसी ने ऐसा कभी नहीं किया। तभी शीला के पीछे उसकी बड़ी दीदी और हमारी करीना टीचर आ जाती हैं। करीना अपना चश्मा निकालते हुए शीला को थोड़ा परेशान करने के अंदाज में कहती है, कल की बातचीत के बाद कटारिया और एल्विश के डिसीजन अब एक हो चुके हैं। इसके बाद करीना उन्हें पूरा मामला समझाती है। वह बताती है कि कटारिया को लगता था कि एल्विश को हमेशा टॉप डॉग बने रहना चाहिए ताकि स्कूल में दोबारा बुलिंग शुरू न हो और कोई दूसरा टॉप डॉग बनकर उनके स्कूल पर कब्जा न कर सके। कटारिया ऐसा इसलिए चाहता था ताकि वह और उसके साथी सुरक्षित रह सकें, लेकिन अब उन्हें एक और रास्ता समझ में आ गया है। करीना बताती है कि उन्हें समझ आ गया है कि अगर वे एल्विश को उसके लिए पैसे दे दें तो भी वे लोग सुरक्षित रह सकते हैं और इसी वजह से अब बाकी सभी स्टूडेंट्स के सामने एक नया गोल आ गया है। एल्विश को जो भी चाहिए बाकी की पूरी एल्विश आर्मी उसे पूरा करके देगी। उनका प्लान बिल्कुल सीधा है, एल्विश को बड़ा आदमी बनाना है और जब एल्विश बड़ा आदमी बन जाएगा तो वह अपनी एल्विश आर्मी के लोगों को नौकरी देगा, यानी भाई। इन लोगों ने पढ़ाई को भी अपने एल्विश भाई के फ्यूचर से जोड़ दिया है। ये सब सोचकर ध्रुव तो काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। वह मन ही मन सोच रहा होता है कि जब एल्विश बड़ा आदमी बन जाएगा तब वह उसे रेलगाड़ी में बैठाकर जहां उसकी मर्जी होगी वहां ले जाएगा। तभी जलेबी करीना से एक जरूरी सवाल पूछती है, ठीक है, लेकिन जो बच्चे एल्विश आर्मी में नहीं हैं, उनका क्या? वो पढ़ाई क्यों शुरू करेंगे? उनके पास तो कोई गोल ही नहीं है। करीना उसे समझाते हुए बताती है कि स्कूल के लगभग 97% बच्चे एल्विश आर्मी का हिस्सा हैं, इसीलिए बाकी स्टूडेंट्स के लिए भी ये पूरा सिस्टम काम कर जाएगा। करीना आगे बताती है कि इसी तरीके से उसने मैन्युअली सभी लोगों को राजी किया है और अब स्कूल के लगभग सभी लोग इस प्लान से सहमत हैं। दूसरी तरफ हम एल्विश को देखते हैं जो ब्लैक बोर्ड पर लगातार स्टूडेंट्स के नाम लिख रहा होता है। तभी अचानक स्कूल की बेल बज जाती है और लंच टाइम हो जाता है। बेल बजते ही एल्विश की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता, साथ ही ध्रुव भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। हम देखते हैं कि ध्रुव फिर से अपनी फेमस रेलगाड़ी बन जाता है और एल्विश को लेकर क्लास से बाहर निकलने लगता है। दोनों अपनी ही दुनिया में काफी खुश नजर आ रहे होते हैं। धीरे धीरे पूरी क्लास भी लंच करने के लिए बाहर चली जाती है। इसके बाद हमें हमारी तीनों वाइफू यानी करीना, शीला और जलेबी एक साथ बात करते हुए दिखाई देती हैं। तभी करीना उन्हें बताती है कि एल्विश के साथ साथ अब स्कूल भी बदल चुका है। वह एल्विश का रिपोर्ट कार्ड निकालकर उन्हें दिखाती है। रिपोर्ट कार्ड देखकर पता चलता है कि एल्विश के नंबर काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। पहले के मुकाबले अब वह काफी अच्छे नंबर ला रहा होता है। इसके बाद हम ध्रुव और एल्विश को भी अपना रिपोर्ट कार्ड देखते हुए देखते हैं। ध्रुव नंबर देखकर थोड़ा परेशान होकर कहता है, अरे यार, इतने कम नंबर कैसे आए हैं? एल्विश भाई के तो पूरे नंबर आने चाहिए थे। वहीं एल्विश अपने नंबर देखकर कहता है, सिर्फ 33 और 35 नंबर से मेरा क्या होने वाला है? लेकिन जलेबी उसे समझाती है कि ये नंबर बिल्कुल भी कम नहीं है और एल्विश ने काफी अच्छी ग्रोथ की है। हालांकि ध्रुव इससे संतुष्ट नहीं होता। वह कहता है कि एल्विश को अभी और तेजी से अपनी स्पीड बढ़ानी होगी, क्योंकि उनका सपना है कि उनके भाई के पूरे नंबर आएं। तभी शीला भी एल्विश का रिपोर्ट कार्ड देखती है
और कहती है कि उसके नंबर काफी अच्छे हैं और इन नंबरों की वजह से एल्विश के किसी बड़े कॉलेज यानी यूनिवर्सिटी में जाने का चांस अब पूरे 0.01% हो गया है। भाई ये सुनते ही एल्विश की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। 0.01% सुनकर भी बंदा ऐसे खुश होता है जैसे यूनिवर्सिटी का एडमिशन लेटर उसी वक्त हाथ में आ गया हो। उसके साथ पूरी क्लास भी खुश हो जाती है। एल्विश अपनी खुशी मनाने के लिए खिड़की के पास जाता है और बाहर की तरफ देखते हुए जोर जोर से अपनी जीत का जश्न मनाने लगता है। लेकिन भाई जहां स्कूल के अंदर एल्विश की जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर आ रही थी, वहीं स्कूल के बाहर एक नई मुसीबत उसका इंतजार कर रही थी। हम स्कूल के बाहर का सीन देखते हैं जहां कटारिया गार्डन में फूलों को पानी दे रहा होता है। फूलों को पानी देते हुए कटारिया मन ही मन सोच रहा होता है, बस मेरा एल्विश भाई अच्छे से पढ़ाई करे और अपने फ्यूचर में आगे बढ़े। लेकिन तभी पीछे से एक आवाज आती है, लगता है मुझे भी इन फूलों को पानी दे देना चाहिए। ये आवाज सुनते ही कटारिया पीछे मुड़कर देखता है और सामने खड़े बंदे को देखते ही पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है। बल्कि भाई उसके चेहरे पर हल्का डर भी साफ दिखाई देने लगता है, क्योंकि ये कोई और नहीं बल्कि हमारा पुराना दुश्मन जोगेंद्र होता है। जोगेंद्र बड़े आराम से कटारिया की तरफ देखता है, फिर अपना पैंट खोलता है और फूलों के ऊपर पेशाब कर देता है। भाई बंदे का अंदाज देखकर ही समझ आ जाता है कि ये यहाँ फूलों को पानी देने नहीं बल्कि किसी पुराने हिसाब का पानी उतारने आया है। इसके बाद जोगेंद्र कटारिया की तरफ देखते हुए कहता है, बहुत दिन बाद मिल रहे हो। और बस इसी खतरनाक लाइन के साथ चैप्टर खत्म हो जाता है। अब भाई कहानी यहाँ से फिर एक नए मोड़ पर पहुँचने वाली है, क्योंकि आगे हम देखेंगे कि एल्विश और जोगेंद्र की दुश्मनी आखिर कितनी भयंकर होने वाली है। तो भाइयों आज के वीडियो में इतना ही। मैंने अभी तक इस मनहवा के जितने भी चैप्टर्स आए हैं उन सभी को एक्सप्लेन कर दिया है। ये अभी नया मनहवा है, इसीलिए इसके आगे के चैप्टर्स धीरे धीरे रिलीज होंगे और जैसे जैसे नए चैप्टर्स आते जाएंगे मैं उसी हिसाब से इसका पार्ट 3 भी लेकर आऊंगा। अब आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि मेरा ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा। और हाँ भाई एक छोटी सी बात और क्लियर कर दूं, मैंने वीडियो में जो भी इंडियन नाम इस्तेमाल किए हैं वो सिर्फ एंटरटेनमेंट और स्क्रिप्ट को आसान और रिलेटेबल बनाने के लिए है। मेरा किसी भी व्यक्ति या किसी नाम को लेकर कोई हेट या डिसरिस्पेक्ट करने का इरादा नहीं है। अगर किसी भाई को इससे बुरा लगा हो तो दिल से माफ करना। मैं खुद एल्विश भाई का फैन हूँ। मैं अगले पार्ट के लिए कोई सब्सक्राइब टारगेट या लाइक टारगेट नहीं देता। बाकी कई यूट्यूबर्स की तरह मैं ये नहीं कहता कि इतने लाइक या इतने सब्सक्राइबर हुए तभी अगला पार्ट आएगा। मेरा काम सीधा है, जब तक पूरी मनहवा की कहानी खत्म नहीं होती मैं उसे एंड तक एक्सप्लेन करता रहूंगा। बस एक बात जरूर कहना चाहूंगा, बहुत सारे भाई मेरे वीडियो हमेशा देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो उन सभी भाइयों से बस इतना ही कहना है। अरे भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो यार। तो भाइयों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। सो आई एम योर होस्ट नेक्सो एंड यू आर वॉचिंग नेक्सो मनहवा एक्सप्लेनेशन सीरीज।